शऊर एक इल्मी और अदबी दायरा है जो सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर काम कर रहा है। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क की जानिब से तफहीम मगरिब कोर्स। अमूमन हमारे यहाँ बाएं बाजू से मुराद ली जाती है सोशलिज्म, इश्तराकी में। जो इश्तराकियों के जब हम लेते हैं मुराद, तो हम यहाँ ये बताएंगे कि ये तशरीह कितनी सही भी है और कितनी गलत भी है। दूसरा हम ये पहले बताएंगे कि जो आलमी सतह पर जो बाएं बाजू की तहरीक है, उनमें बुनियादी ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा, उनकी तारीखी जायजा पेश कर। दूसरे लेवल पे हम ये बताएंगे कि दाएं बाजू जिनको कहा जाता है, राइट विंग कहा जाता है, इस वक्त इस्लामी तहरीकें किस तरीके से पोस्ट करीमल दौर में बाएं और दाएं बाजू की सियासत में ट्रैप हो चुकी। उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ही नहीं रहा, यानी उनको राइट विंग कहा जाता है। अमूमन जो मजहबी जमातों को क्या कहा जाता है? राइट विंग। ठीक है, तो जिनको राइट विंग कहा जाता है, तो क्या एक्चुअली वो राइट विंग होती है या नहीं होती, इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। और राइट विंग का वर्ड कहाँ से आया। और इस वक्त आलमी सतह पर मुसलमानों के लिए राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों कितने खतरनाक बन चुके। एक तरफ से वो लेफ्ट विंग की सपोर्ट मिलती है खास एंगल से, दूसरी तरफ से उन्हें राइट विंग की भी सपोर्ट मिलती है, लेकिन लेफ्ट विंग दोनों तरफ से नहीं, अपोजिशन की। लिहाजा यूरोप और अमेरिका में किन मसलों में इस वक्त जो है वो इस्लामी तहरीकें और मुसलमान खुसूस तौर पर गिरफ्तार है, इसके जायजे के बाद हम फिर पाकिस्तान का जायजा पेश करेंगे, खुसूसी तौर पे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो ग्लोबल लेफ्ट है वो किस तरीके से वापस उठ रहा है, और लेफ्ट अपनी उस पॉलिसी को जो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि लेफ्ट की फिक्री बुनियादें क्या है, वो किस तरीके से पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल तक दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इदारा है। हम उन तमाम मॉडर्न चैलेंजेस और समाजी मसाइल पर बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा और हमारी नस्लों का ईमान निशाने पर है। हम जानते हैं कि हमारे व्यूवर्स की अक्सरियत ने हमारी तमाम वीडियोस नहीं देखी हैं, और ऐसा इसलिए है कि अक्सरियत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आपका एक छोटा सा अमल नेकी के पैगाम को लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। तो चलें शऊर के चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर कर लें। और उन जगहों तक दाखिल हो रही हैं जिनको मैं और आप अपनी जुबान में रिवायती माशरत हैं। लेफ्ट पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी की सतह पर क्या काम कर रहे हैं, लेफ्ट पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बुनियाद पर क्या काम कर रहे हैं, लेफ्ट पाकिस्तान में सोशल एक्टिविज्म की बुनियाद पर क्या काम कर रहे हैं, और क्या मजहबी लोग इंस्पायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस पर हम कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी ज़रूरी चीज़ अपने तरह अमली से ऐसे चलता है। ठीक, मैं पहले मुख्तसर सी तारीख आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये इनकलाब फ्रांस का मगरिब के अंदर एक बहुत ही बड़ा, आप समझ लेंगे कहाँ, मगरिब। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मगरिब में जो तब्दीली आती थी, या अगर आप 16वीं 15वीं सदी में देखिए तो एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ। एब्सोल्यूट मोनार्की से जो लोगों ने आज़ादी हासिल की थी, तो वो आम लोग नहीं थे, बल्कि वो एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स को उर्दू में क्या कहा जाता है? जागीरदार तबका, या वो कहते हैं एरिस्टोक्रेट का एक और प्रिविलेज तबका होता है ना, जिसको ये जो मैग्ना कार्टा आपके यहाँ पढ़ा जाता है, वो बुनियादी तौर पे अवाम और बादशाह के दरमियान नहीं है, वो एरिस्टोक्रेट्स और बादशाह के दरमियान। इनकलाब फ्रांस यूरोप में एक बहुत बड़ी तब्दीली देकर, और दो चीज़ें इनकलाब फ्रांस से मौजूद। एक चेंज का कॉन्सेप्ट, एक रैपिड चेंज होना चाहिए माशरे में, रेडिकल चेंज होना चाहिए। इनकलाब हर चीज़ को तलपट कर दिया है। दूसरा, सोवरेनिटी ऑफ पीपल, अवामी हाथ, अवाम की बुनियाद पर हाथ। मैं ये अभी नहीं बताना चाह रहा, इससे हम पहले हमने डिस्कस किया कि अवामी हाकमियत में इंडिविजुअल्स क्या हो, बट नारा जो लोगों में दिखता है जैसे अवाम की हाकमियत, ये दो चीज़ें लेकर आया, एक चेंज का कॉन्सेप्ट और दूसरा अवामी हाकमियत। इनकलाब फ्रांस का जो नारा था वो तीन चीज़ों पर था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्या हो? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आप नोट करें तो दौरे जदीद की जो तीन सियासी नज़रियात हैं, उन तीनों ने इन्हीं तीनों को मरकजियत दी। लिबरलिज्म ने लिबर्टी को मरकजियत दी। किसको मरकजियत दी? लिबर्टी को। इश्तिराकियों ने इक्वालिटी को मरकजियत दी, और कौन परस्त ने फ्रेटर्निटी को मरकजियत। बात सही है कि बात है? तीन नारे हैं। लिबर्टी, जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो क्या था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तीन जो डोमिनेंट, जो मेन आइडियोलॉजी जिससे बातें निकलती है, ब्रदरहुड, भाईचारा, कौम परस्त। बात सकता है। एक लिबर्टी को किन्होंने मरकजियत दी, यानी इक्वालिटी लिबरल्स के यहाँ भी मौजूद है, लेकिन क्या मरकजियत किसको ज़्यादा प्रायोरिटी? आज़ादी को। इश्तिराकियों की यहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी किसको है? मसावात।
वो लिबर्टी के ऊपर किसको प्रायोरिटी देते हैं? लिबर्टी की वो मानते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? कॉमन परस्ट किसको प्रायोरिटी देते हैं? फ्रेटर्निटी। किसको? फ्रेटर्निटी। कि हम एक इमेजिन कम्युनिटी है और हमारे दरमियान एक क्या पाई जाती है? फ्रेटर्निटी पाई जाती है, जज्बात में। तो इनकलाब फ्रांस में जो स्लोगन है, आप समझने के मगरब में जो कौम परस्ती, सोशलिज्म और लिबरलिज्म की जो तहरीकात ने अमलन काम शुरू किए, यहाँ से शुरू। इनकलाब फ्रांस ने दूसरा काम, ये तो नज़रियाती तौर पर, अमली सियासत ने एक और काम किया कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और जो उनने पहली ग्रैंड नेशनल असेंबली बनाई, तो उसके अंदर एक और तकसीम आई जिसको हम कहते हैं दाएं बाजू की और बाएं बाजू। क्या कहते हैं? दाएं बाजू और बाएं बाजू। दाएं बाजू से मुराद इनकलाब फ्रांस के बाद इनकलाबियों के दरमियान एक तनाज़ा पैदा हुआ। एक तनाज़ा ये पैदा होता है कि भाई इनकलाब तो हम दोनों ले आए, हम लोग ले आए, ठीक है। अब जरा सुनते जाइए, इनकलाब तो हम दोनों लेकर आ गए, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि क्या मोनार्क को, बादशाहत को एक दस्तूरी इदारे के तौर पे कायम रखना है, और फ्रेंच जो कि तारीखी तौर पे कैथोलिक क्रिश्चियन, फ्रांस जो है वो तारीखी तौर पे क्या था? कैथोलिक है। तो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा बहुत, उसके इदारों को भी कायम रखना है, और बाकी हमें जमहूरी आइडियल्स को भी साथ लेकर चले। ये थे दाएं बाजू। क्या थे? दाएं बाजू। बाएं बाजू थे कि टोटल रिलीजन को उड़ा के फेंक। क्या करो? टोटल रिलीजन को उड़ा के फेंक दो, और टोटल क्या होना चाहिए कि रैपिड और रेडिकल चेंज होना चाहिए। किसी माजी की बाकियात को बाकी नहीं रखा। इसी को हम प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। किसी भी माजी की बाकियात को हम बाकी नहीं रखते, हमने इनको उड़ा के फेंक। ठीक, ये थे, ये जिधर बैठे थे वो बायां बाजू। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो थी, वहां से ये चीज देखनी, दाएं बाजू और बाएं बाजू। दाएं बाजू वो होते हैं जो तरक्की वगैरह सब चाहते हैं, लेकिन माजी की इदारा जाती सफबंदी को भी कबूल कर, ट्रेडिशन को भी एक हद तक मानते हैं सियासत के अंदर। जैसे हमें बादशाहत को कबूल करना चाहिए कि हमारा पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन, नॉट एज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, वे ऑफ लाइफ वही होगा, कबूल करना चाहिए। इसी तरीके कुछ चीज़ों को बाएं बाजू कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी रुकावट बनती है। सारा मसला आपको रैपिड चेंज करना चाहिए। मसलन लिहाजा फ्रेंच रेवोल्यूशन में शुरू में जो लोग जीते थे वो जैकबिन्स थे, जो कि बाएं बाजू के, और उन्होंने खूब कत्लेआम किया था। इस वक्त बाएं बाजू से मुराद सोशलिज्म नहीं है, ये बात ज़हन में रख। यहाँ बात हो रही है रेडिकलिज्म। जो रेडिकल चेंज चाहते हैं, यहाँ ज़हन में रखिएगा, यहाँ बाएं बाजू से मुराद फ्रेंच रेवोल्यूशन में सोशलिस्टों की बात नहीं हो रही। जो चाहते हैं सब कुछ होना चाहिए, लिहाजा इन्होंने कत्लेआम किया जैकबिन्स ने। इनका जो लीडर था रॉबस्पायरे था, और उन्होंने बाकायदा जो आप समझ लिए ना कि कैलेंडर जो बनाया था उसमें ईस्वी जो नाम निकाल दिए साल, और अजीब व गरीब किस्म के कैलेंडर बनाए थे कि आपके नाम से भी ये टच ना हो कि आप किसी माजी किसी चीज को मानते। ठीक है, इसको कहते हैं रेडिकलिज्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 3 किस्म की अमली सियासत के रुझान पैदा हुए। एक था बायां बाजू, ये रेडिकल थे, रेडिकल चेंज की बात करते थे, माजी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। दूसरा था दायां बाजू। दायां बाजू से मुराद ये है कि हम क्या है कि माजी की चीज़ों को इदारा जाती सब बंदे को बाकी रखते हुए आगे हमें तब्दीली की तरफ चल, माजी से ताल्लुक भी रखना। जैसे आप जानते हैं बरतानिया जो है वो तारीख को बहुत वो करता है कि भी हमारा एक ट्रेडिशन चला आ रहा है लॉ का, हमने उसे ही मान। ठीक है, हमारा इंग्लिश ट्रेडिशन है, बादशाहत को हम इसे ही कबूल कर, हमें यूँ करके लेके चल। इनको कहते हैं कंजर्वेटिज्म। पॉलिटिकल थियरी में क्या कहते हैं इनको? कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिज्म। जो दायां बाजू। बायां बाजू से मुराद जो रेडिकल होते हैं। तीसरे जो बीच में होते हैं वो सेंट्रिस्ट होते हैं। ये तारीखी तौर पे इस टाइम पर लिबरल्स थे। कौन थे? लिबरल्स का मसला कुछ और था, यानी लिबरल्स माशरती तौर पर रेडिकल चेंज चाहते थे, लेकिन लिबरल्स चूंकि लिबरलिज्म सरमायादाराना निज़ाम की नज़रियाती आइडियोलॉजी है, वो एक एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को कायम भी करती, कॉरपोरेशंस, मार्केट। और ये वो टाइम है जब सनती इनकलाब इतना नहीं आया था, तो प्रॉपर्टी की बुनियाद के ऊपर जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, यानी कि जो सरमाया जिनके हाथ में होता था, लिबरल्स उनको प्रिविलेज नहीं थे। लिहाजा लिबरल्स ने इन दोनों को मिलाकर चल रहे थे, रेडिकलिज्म को मिलाकर चल रहे थे, और जो पुरानी जो प्रॉपर्टी होल्डर्स थे उनको मिलाकर चल रहे थे। जैसे आपने क्लासिकल लिबरलिज्म में पढ़ा होगा, फिर से मार्केट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, स्टेट को रेगुलेट ना करे,
ठीक है ना, सरमाया बिल्कुल अनरेगुलेटेड होना चाहिए, स्टेट बिल्कुल को रेगुलेट ना। ये 3 नज़रियात थे जो चले, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन चूंकि कामयाब नहीं हुआ, एक डिवाइस हो गया, खाना जंगी हुई, खाना जंगी के बाद नेपोलियन आया, और नेपोलियन के हारने के बाद 1815 से लेके 1848 तक यूरोप में ऑस्ट्रिया का जो बहुत बड़ा बादशाह था मिटरनिख, नाम सुना होगा आप लोगों ने। मिटरनिख जो बादशाह था, इसका एज ऑफ मिटरनिख होता है, मिटरनिख एसेंशियली कंजर्वेटिव क्या था। असल जो जंग चल रही थी यूरोप में वो इनके दरमियान थी, बाएं और दाएं बाजू की जो रेडिकल थे, जो फौरी तब्दीली चाहते थे, किनके खिलाफ थे, कंजर्वेटिव के थे। वो कंजर्वेटिव को सरमायादार भी कहते थे, कंजर्वेटिव को ये भी कहते थे कि ये कोई अथॉरिटी कायम करना चाहते हैं, सोशल हायरार्की कायम करना चाहते हैं, हम इगैलिटेरियन बेस से बात कर रहे हैं, हम आज़ादी की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। लिहाजा बायां बाजू 19वीं सदी तक आते आते जो सोशलिज्म था ये इसकी तरफ चला गया। सोशलिस्ट वो थे जो माशरे को रेडिकल चेंज करना चाहते, आगे बात समझे। सोशलिस्ट वो थे जो सोसाइटी में मुकम्मल इंकलाब लाना चाहते थे, इगैलिटेरियनिज्म की बात करते थे, रिवायत को उड़ा के फेंक दिया गया। लिहाजा 19th सेंचुरी में आते आते रेडिकलिज्म जो था बायां बाजू, वो टोटल किससे एसोसिएट हो गया, सोशलिज्म से। लेफ्टिस्ट का मतलब ये हो गया कि सोशलिस्ट, ये 19th सेंचुरी से बाद स्टैब्लिश हुई। ठीक, 1848 ये यूरोप में वो टाइम है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें कि आई जैसी चीज़ कैसे। 1848 यूरोप में वो टाइम है कि जब यूरोप में एज ऑफ रेवोल्यूशंस का आया। 1848 में पूरे के पूरे यूरोप में एक ख़तरनाक किस्म के इनकलाबात आए, मेटरनिख का तख्ता भी उलट गया, और ये सारे इनकलाबात जो थे बुनियादी तौर पर कौन ला रहे थे, बाएं बाजू हुआ। ठीक है, और एक जगह ये कामयाब भी हुए जहाँ इन्होंने पेरिस कम्यून बनाया। आप जानते होंगे लेफ्टिस्टों ने 40 या 50 दिन के लिए एक रियासत कायम की थी जिसको पेरिस कम्यून कहा जाता है, कि उन्होंने अपनी बाकायदा कम्यून जो है ना, जिसमें इगैलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर उन्होंने कायम कर ली थी। यहाँ तक कि मार्क्स ने भी इसके बाद ही अपना जो था तहरीरी काम पेश करना शुरू किया। 1848 से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आना शुरू। इस रेवोल्यूशन को नाकाम कर दिया कि इन्होंने मिलकर कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स ने, यानी कि लिबरल्स भी चाहते थे सरमायादारा निज़ाम, मार्केट इकोनॉमी, कॉरपोरेशन ये बरकरार रहे, ठीक है, मार्केट कैपिटलिज्म जो है वो बरकरार रहे। साथ में सनती इनकलाब के बाद प्रॉपर्टी जो थी वो कन्वर्ट हो गई थी, प्रॉपर्टी पर तनकीद की बजाय मार्केट पे होती। अब मार्केट आ गई, इस पर हमने बात कर ली है सरमायादाराना मिल्कियत के अंदर, कि अब मार्केट का तस्वुर सामने आ चुका था। अब कोई प्रॉपर्टी होल्डर नहीं थे, बल्कि अब एक इम्पर्सनल मार्केट होती है, जैसा कि कॉरपोरेशन की शक्ल में, कि जहाँ पे ओनरशिप आपके सामने शख्सी तौर पे वाज़ेह भी नहीं होती और वो काम कर रही है। तो लिबरल्स और कंजर्वेटिव ने इन्होंने मिलकर इन सारे रेवोल्यूशंस को पकड़ के कुचल, ठीक है। जब ये कुचले गए और इसके बाद फ्रांस की दूसरी रिपब्लिक आई, फ्रांस में भी रेवोल्यूशन आया, तो ये जितने भी आपका ये बड़ा जो तबका बैठा हुआ था, इन्होंने देखा कि पूरे यूरोप में इंकलाब आए, अगर नहीं आया तो बरतानिया में कुछ नहीं आया। तो उसका रीज़न क्या है, ये सोचा उस वक्त। उन्होंने कहा बरतानिया में इसलिए नहीं आया कि बरतानिया ने, कैपिटलिज्म ने लेबर को अकोमोडेट करना शुरू कर, समझ आएगा ना, यानी लेबर लॉज अच्छे अच्छे बनना शुरू हो गए बरतानिया में, इसलिए बरतानिया में ठंडक है। हमें भी अगर इस तरह की इंकलाबी हिकमत करना है तो हमें भी अपने यहाँ लेबर लॉज और ये चीज़ें सॉफ्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वर्किंग क्लास को अकोमोडेट। आप एक बार समझे, नतीजा ये निकला कि मार्क्स ने लिखा कि जी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन लिखा, और मार्क्स का जो साइंटिफिक सोशलिज्म था वो था ही ये, यानी साइंसी सोशलिज्म का मतलब ये कि इसमें इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, सरमायादारी की एक्सप्लोरेशन बढ़ती चली जाएगी, और एक वक्त आएगा कि उसके नतीजे में क्या होगा कि एक्सप्लोरेशन इतनी बढ़ जाएगी कि दौलत एक अक़लियत तक महदूद हो जाएगी, बाकी महरूमीन होंगे, महरूमीन फिर क्या करेंगे, उठा के सिस्टम को पटा। ठीक, और मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था सबसे पहले काम कहाँ होगा, बरतानिया, ठीक है, जो कि फॉल्स पोजिशन होती आज से, तो ये काम वहाँ पर होगा। लिहाजा लेकिन दूसरे जो बाद में लेटर ऑन जो लोग आए, जैसा कि एडवर्ड बर्नस्टाइन वगैरह, उन्होंने पकड़ के, जो कि सोशल डेमोक्रेट्स के बड़े बड़े फलसफी आते हैं, उन्होंने आकर ही बताना शुरू किया कि सरमायादाराना निज़ाम को आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते, आपको क्या करना है कि सरमायादारा निज़ाम में डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट करके लेबर को सारी बरात दिलाई, लेबर को क्या करना है आपने, अकोमोडेट कर। लिहाजा हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड पे लेबर लॉस बनना शुरू हो गए, पेंशन्स बनना शुरू हो गई, लेबर को छुट्टियां देना शुरू कर दी है, ये हफ्ते की छुट्टियों का रिवाज आना शुरू हो गया। ये आपके यहाँ आपने कहा कि भाई हफ्ते में आपने 2 दिन काम, आपने नहीं काम करना, लेबर को रिलीफ मिलना शुरू हो गई। लिहाजा वर्किंग क्लास जो की वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में अकोमोडेट होना शुरू, ठीक है।
और ऐसा लग रहा था कि ओल्ड लेफ्ट उड़ जाएगा, लेकिन 1917 के अंदर जब रेवोल्यूशन आया, इश्तराकी इंकलाब आया, तो इश्तराकी इंकलाब के बाद वापस से ये सिचुएशन पैदा होना शुरू हो गई कि मार्क्सिज्म की बुनियाद के ऊपर इंकलाब अब कम से कम रूस में और दीगर ममालिक में आना शुरू हो। ठीक, बहरहाल ये वो टाइम था कि यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम करीब आया तो यूरोप में आपके सामने 3 आइडियोलॉजीज दोबारा आमने सामने आती। एक तरफ तो आता है इश्तराकी जो कि लेफ्ट है, सोवियत यूनियन। दूसरा बीच में अब यहाँ पर जो राइट विंग है वो किस तरफ चला गया था? फाशिज्म की तरफ चला गया। किस तरफ चला गया था? फाशिज्म की तरफ चला गया था। यानी कि जो हिटलर है, एडोल्फ हिटलर है या फाशिस्ट है, इनको भी राइट विंग का लफ्ज़ वहाँ पे जाना शुरू हुआ। और कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म की तरफ भी जाना शुरू। समझ आते हैं मतलब? यानी जो दाएं बाजू जिसके अंदर ये होता था कि वो ट्रेडिशन को पकड़ते हैं, तो दाएं बाजू का इतलाक 20वीं सदी के आते तक कौम परस्तों पर होना शुरू। कि कौम परस्त वो होते हैं जो अपनी तारीख को मेंटेन भी करना चाहते। कौम परस्त कितना भी मॉड हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर इंडिया में नरेंद्र मोदी है, वो हिस्ट्री के स्लोगन इस्तेमाल करते। कौम परस्त हमेशा तारीख को इस्तेमाल करते, वो जितना भी मॉडर्न हो जाए। समझ नहीं बात? लिहाजा 20th सेंचुरी तक आते आते हम ये देखते हैं कि बाएं बाजू जो है वो तो हो गए थे लेफ्ट सोशलिस्ट, ठीक है, और दाएं बाजू से मुराद फाशिस्ट हो गए थे। क्यों? फाशिज्म के ऊपर, यानी कि स्पेन में जो रेवोल्यूशन आया, इटली में जो रेवोल्यूशन आया, नाजी जो रेवोल्यूशन लेकर आए, इसको लिए राइट विंग आ गया, और अमेरिका बरतानिया के लिए क्या आ गया? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आना शुरू। ठीक है, कंजर्वेटिविज्म का जो था ना, वो जो मोनोपोली थी दाएं बाजू की, वो कट के फिर के साथ आना शुरू हो गई, फाशिज्म के साथ। बहरहाल दूसरी जंग अज़ीम की शिकस्त के बाद हम ये देखते हैं कि जो कंजर्वेटिज्म जो दाएं बाजू था ये तकरीबन सीन से गायब हो जाता। राइट, फाशिज्म को शिकस्त हो जाती है। जापान में भी फाशिज्म था, उसको भी शिकस्त हो जाती है। अब आपके सामने 2 ही चीज़ें बचती, एक सोशलिस्ट और दूसरा लिबरल। ठीक है, सोशलिस्ट बताया। लिहाजा अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बड़ी ताकत के तौर पे सामने आया। सोवियत यूनियन भी अपनी ताकत के तौर पे फैला रहा था, लेफ्टिस्ट पार्टीज मौजूद थी। कि 1960s में वियतनाम वॉर के बाद जब वियतनाम के अंदर अमेरिका जंग में गया और वियतनाम में जब अमेरिका जाके पिटना शुरू हुआ, तो हम ये देखते हैं कि 1960s के अंदर एक बहुत बड़ा दुनिया में चेंज आया। आपने नाम सुना होगा, 1960s को कहा जाता है वर्ल्ड रेवोल्यूशंस के नाम से। 1968 दुनिया में एक, जिस तरह इस वक्त अमेरिका यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं ना फ़लस्तीन के हक़ में, इसी तरीके से 1968 में पूरे अमेरिका में, यूरोप में मुजाहरे होना शुरू। इन मुजाहरों के अंदर एक नया तबका निकला जिसको हम न्यू लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इस न्यू लेफ्ट ने अपने आप को अलग तरीके से डिफाइन किया ओल्ड लेफ्ट, इसलिए कि लेफ्ट की बुनियादी आइडियोलॉजी ये थी कि सोशलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जाना। लेकिन जब लेफ्ट पावर में आया तो उन्होंने देखा कि लेफ्ट ने तो खुद एक तबकाती तकसीम पैदा कर दी है जहां पे सोशलिज्म मौजूद हो। लिहाजा ये वो तबका था, ये न्यू लेफ्ट था, ये मार्क्स को री इंटरप्रेट कर रहा था। इस तबके ने कहा कि भाई ये जो लेफ्ट है ना, बुनियादी तौर पे ये लेफ्ट और ये जो राइट है, ये दोनों एक्सप्लॉइटेड। लिहाजा हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं और इन्होंने एक नई किस्म की पॉलिटिक्स शुरू की मुजाहरों में, और उसमें वर्किंग क्लास का जो ताल्लुक है, यानी वर्किंग क्लास को सरमायादारी किस तरीके से ऑब्सेस करती है, इस नारे को छोड़ के एक नई पॉलिटिक्स लेकर है जिसको आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। ब्लैक्स की, सिविल राइट्स की, औरतों के लिए, होमोसेक्सुअल्स के लिए, ठीक है, तो गुलामबाजों के लिए तहरीक चलाई, इनके लिए तहरीक चल रही, इशू बेस्ड, इसको आप कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का। ये जो न्यू लेफ्ट का तबका निकला, मिसाल के तौर पर क्लास, रेस, जेंडर की बुनियाद के, कल्चर की बुनियाद के, लैंग्वेज की बुनियाद के। देखो आपकी लैंग्वेज जो है ना, बड़ी कलर्ड लैंग्वेज है। आप कहते हैं ना यार काले करतूत है तुम्हारे, ठीक है, या देखो यहाँ ब्लैक मनी है, देखो यार आपकी लैंग्वेज कलर्ड है। आप ये तो नहीं कहते तुम्हारे बड़े गोरे करतूत है। सफ़ेद माल को आप काले माल से अलग करते हो ना, काला धंधा है, तो ये आपकी लैंग्वेज कलर्ड है। इसी तरीके से आपको जब किसी को गालियाँ देनी होती तो आप लोग माँ बहन की गालियाँ देते। आप किसी को गाली में ये नहीं कहते देवर कहीं का, आप साला बोलते हैं ना साला, तो आप किसी को नहीं बोलते आप देवर कहीं का, ठीक है। आप बाप की गाली नहीं देते, आप ये गाली देते, तो इसका मतलब ये कि आपकी लैंग्वेज जेंडर्ड बहुत है। समझ में आ रही बात आपको? आपकी लैंग्वेज क्या है? ये बड़ी जेंडर्ड है। आपकी लैंग्वेज क्या है? ये बड़ी कलर्ड है। और आपकी लैंग्वेज क्या है? बड़ी नस्ल परस्तान।
लिहाजा ये जो 1960s के बाद से जो काउंटर कल्चर निकला, इसमें बस जदीदियत और लेफ्टिज्म की आइडियोलॉजी मिक्स होती है। और हम देखते हैं कि इसके बाद 1970s के अंदर जो लेफ्टिज्म जो आता है उसमें ये आइडियोलॉजी ज़्यादा गालिब आती है। यानी ओल्ड लेफ्ट बात करता था लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये वाला लेफ्ट जो बात करता है ये ऑपरेशन की बात करता है, जबर की बात करता है। लिहाजा इस लेफ्ट ने क्या किया, जो न्यू लेफ्ट है, इसने ओल्ड लेफ्ट के मुकाबले में, यानी ओल्ड लेफ्ट इक्वालिटी की बात करता था, इसने आज़ादी के स्लोगन को कबूल किया। लिहाजा लिबरलिज्म के अंदर न्यू लेफ्ट रिड्यूस होना शुरू हो। अब कोई फ़र्क नहीं रहा। यानी अगर आपको अच्छी सियासत करनी है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो उसके लिए आपको लिबरल निज़ाम चाहिए जिसमें आप लिबरलिज्म के खिलाफ, लिबरलिज्म की शराइत पर कोई तहरीक चले। एक बात मेरी याद रखिएगा, दुनिया में किसी भी निज़ाम को अगर तब्दीली चाहते तो उसकी शराइत पर कभी तब्दील नहीं की जाती, उसकी शराइत पर कभी भी तहरीक नहीं चलाई। मिसाल के तौर पे जब जागीरदारी के खिलाफ यूरोप में बगावत हो रही थी तो उन्होंने जागीरदारों की शराइत पर ही तहरीक चलाई। जब बादशाहत के खिलाफ बगावत हो रही थी तो बादशाहत की शराइत को फॉलो करके तहरीक नहीं चलाई गई। जब चर्च के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी, चर्च की शराइत को फॉलो करके नहीं तहरीक चलाई गई। फेमिनिस्ट यही कहते हैं, जो रेडिकल, जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे फेमिनिस्ट हैं, मिसाल के तौर पे एक साहब ने कहा कि जो आपकी इधर औरत मार्च होता है ना, इसमें बड़े गंदे गंदे नारे लिखे हुए, तो हमारे माशरे में नाकाबिल कबूल है। इसने कहा माशरे को तो चेंज करना है। फौरन से औरत ने बोला, उसने कहा माशरे की क्या बात कर रहे हैं, इसको तो चेंज करना है ना, इसकी बुनियाद पर मैं अपने स्लोगन क्यों बदलूंगा? सही बात है, गलत बात है? ये सिर्फ हमारे लोग होते हैं जो दूसरे निजाम की शराइत में तहरीक चला। समझ रहे बात क्या है? सबसे शरीफ लोग हम ही लोग आपको बदमाश समझते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ हमारे लोग होते हैं जो दूसरे की शराइत पर खुद तहरीक चलाते। फेमिनिज्म कभी भी पैट्रियार्की की शराइत पर तहरीक नहीं चलाता। वो तो कहते हैं कि देखो अगर मैंने गंदे स्लोगन लगाए थे तो अच्छा पढ़ा लिखा है, तो ऐसे जाहिल वाहिल बैठे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसे स्लोगन दोबारा नहीं लगाए। वो ये कहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो पढ़ा लिखा होता है कहता है माशरे को तो चेंज करना। माशरे के एतराज़ को अगर मैंने मान लिया, पैट्रियार्की को हमने चुटकियां काट, ये क्या पैट्रियार्की को हमने चुटकियां काटनी है। तो अगर चुटकियां लगेंगी, पैट्रियार्की निज़ाम भड़केगा, वो मारेगा भी आपको पकड़ के। आपको क्यों करना है? आपको उसको तब्दील करना। आप इन स्लोगन्स को कम नहीं ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा करोगे उतना सोसाइटी वॉलेट होगी, उतना एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ना शुरू होगा। लोगों में खौफ निकलेगा। लोगों में क्या निकलेगा? खौफ निकलेगा। आप किसी दूसरे निज़ाम की शराइत पर अगर तब्दीली चाहते हो, और अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ छोटी मोटी इस्लाहात करनी है इसमें, मैं बाकी आपके स्ट्रक्चर को तो मानता हूँ, तो फिर आप उस निज़ाम से उसकी शराइत के ऊपर बात करो। ये सिंपल प्रोसीजर होता है दुनिया भर। ठीक है? तो 1968 के बाद से जो न्यू लेफ्ट सामने आया, उसका फोकस किसके ऊपर होना शुरू हो गया? एक्सप्लॉयटेशन पर नहीं, ऑपरेशन पे होना शुरू। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ, क्लियर कर। मार्क्स, अक्सर लोग ये समझते हैं कि मार्क्स सरमायादारी को मुकम्मल रद्द करता है। देखिए मार्क्स की यहाँ प्रॉब्लम क्या? मार्क्स ही कहता है कि सरमायादाराना निज़ाम में एक टेंशन पैदा होती है लेबर और सरमाए के दरमियान। पूरी दास कैपिटल इसी पर, लेबर और कैपिटल के दरमियान टेंशन पैदा होती है जो कैपिटलिज्म में अनअवॉइडेबल। इस टेंशन को जो चीज खत्म करेगी वो सोशलिज्म करेगी। इसलिए कि प्रोडक्शन जो होती है वो सोशलाइज है, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो भी सोशलाइज है, लेकिन प्रॉफिट प्राइवेटाइज। क्या है प्रॉफिट? क्या है? प्राइवेटाइज। नतीजा ये निकलता है कि सरमायादारी जैसे तरक्की करता जाता है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती चली जाती है, मजीद लेबर डिस्पोजेस होता चला जाता है सरमाए की तरक्की से। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ यही है कि जब प्रॉफिट भी सोशलाइज हो, और वो तब होगा कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर वर्कर्स का कब्जा ना हो। ये कहते हैं सोशलिज्म। ये है। अब समझ आ रही बात आपको क्या? यानी वो जड़ से नहीं उड़ाता उस चीज़ को, वो सारी उस चीज़ को तस्लीम करके वो आगे बात करता है। लिहाजा जो ओल्ड लेफ्ट है जो कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पे खड़ा हुआ था, ये जो न्यू लेफ्ट है इसने उड़ाना शुरू कर दिया। इसलिए कि ओल्ड लेफ्ट में खुद भी बड़े इख्तलाफात थे लेबर के मसले। भाई लेबर कौन सा लेबर? इंडस्ट्रियल लेबर, सैलरीड लेबर जिसको कहा जाता है, तनख्वाहदार मजदूर, उनकी बात आप कर रहे हैं।
दूसरा एक और मजदूर का तबका था जिसको उन्होंने डिफाइन किया था लंपिन प्रोलेटेरिएट के नाम से। लंपिन वो होते हैं जैसे आपके यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी में होते हैं, डाकू करते हैं, चोरियाँ भी कर रहे होते हैं, और अंडर क्लास होते हैं, इनमें कोई क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होती। जो मिखाइल बैकुनिन था वो कहता था असल रेवोल्यूशन ये लेकर आए, मार्क्स नहीं मानता था। माओ ज़ेडुंग आया, उसने कहा ये दोनों भी नहीं है, असल जो लेबर होता है वो तो किसान होता है। वो कौन होता है? फार्मर होते हैं। ठीक है, तो लेबर की अपनी तारीफ में भी लोग पाते हैं। लिहाजा जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले आए उन्होंने कहा भाई आइडेंटिटी सुप्रीम हो, इसलिए कि लेबर में भी फर्क है, ब्लैक लेबर और वाइट लेबर, औरत लेबर में और मर्द लेबर में भी फर्क, एक्सप्लॉयटेशन। लिहाजा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा बालादस्त है। लिहाजा न्यू लेफ्ट ने आके जो रेवोल्यूशन का जो तस्वुर था मार्क्सिस्ट का उसको उड़ाकर फेंक दिया। इसीलिए न्यू लेफ्टिस्ट को आज भी जो बरतानिया अमेरिका में जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट हैं वो न्यू लेफ्ट को कहते हैं कि ये कन्फॉर्मिस्ट रिबेलियन। कन्फॉर्मिज्म का मतलब होता है कि चीज़ों में मुताबिकत पैदा कर, निज़ाम में शमूलियत इख्तियार करने वाले। कन्फॉर्मिस्ट रिबेलियन यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या करती है, क्योंकि लिबरल निज़ाम ज़िंदगी, सरमायादाराना निज़ाम ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि वो एक गैर आदिलाना निज़ाम। उसकी सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस होती रहती। सरमायादाराना निज़ाम ऐसी चीज़ नहीं है कि एक चीज़ गलत आ गई सामने, मुस्तकिल प्रोड्यूस होती रहती है। लिहाजा ऐसे निज़ाम को चलने के लिए चाहिए होता है कि ऐसी तहरीकें रहें जो मुस्तकिल निज़ाम में इस्लाह की बात भी करती। ऐसी तहरीकों की डिमांड होती है क्योंकि उससे इनइक्वालिटी, भाई एक नई इनइक्वालिटी पैदा कर दी। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी आ रही, मैं मिसाल देंगे भाई, रेसिज्म दुनिया से ख़त्म हो चुका है ना, देखा जाए। अमलन नस्ल परस्ती थी ना आज से पहले, अब वहाँ नस्ल परस्ती तो नहीं है। अब यूरोप में रेसिस्ट रिमार्क्स नहीं आप दे सकते, रेसिस्ट स्लोगन इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अब एक नई रेसिज्म पैदा हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद। अब एक नई रेसिज्म पैदा होने जा रही है बायोटेक्नोलॉजी के बाद कि भाई ये जो बायोमेडिकल इन्हेंसमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, बायोमेडिकल इन्हेंसमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी, आपकी हाइट, मैं बच्चे में पैदाइश से बढ़वाऊँ। बच्चा जब पैदा हो तो हाइट में ज़बरदस्त हो, दिखने में खूबसूरत हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हो, आम इंसान से तेज़ भागने वाला हो, तो हम अब साइंस को उस लेवल पर ले जाकर ऐसा भी कर सकते। तो अब ये टेक्नोलॉजी शुरू में सिर्फ इलीट इस्तेमाल करेंगे, तो अब एक नस्ल ऐसी पैदा होगी जो आपसी होगी ही अफजल। नई नस्ल पैदा कर दी ना आपने। अब एक नई बहस शुरू कर दी है उन्होंने कि भाई अब क्या नया रेसिज्म पैदा करने जा रहा है। नहीं पैदा करने जा रहा, यानी अब इंसानों में तफरीक होगी, ब्रायलर कौन है देसी कौन यानी आप करेंगे ना, और क्या करें, इंसानों में भी कोई ऐसी तफरीक आप पैदा करेंगे आप कि भाई ये ब्रायलर घूम रहा है और ये देसी। ये आपको जो इंसान देखा जो आपने मुर्गी में पैदा कर दी, ठीक, ये क्या आप इस तरह का कोई बकरा पैदा करेंगे फार्म का फलान चाहिए। तो कैपिटलिज्म चूंकि इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज मुस्तकिल प्रोड्यूस करता है तो उसको एक मैकेनिज्म चाहिए हो। लिहाजा लिबरल ऑर्डर में पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी के बाद से न्यू लेफ्ट मुकम्मल तौर पर मर्ज हो चुका है। इस वक्त जो न्यू लेफ्ट की जो सबसे बड़ी किस्म आपको तीसरी दुनिया में काम करती नजर आ रही है लेफ्टिस्टों की, जो मैंने पूरी तारीख आपको बताई, वो है लिबरल लेफ्टिज्म। ये लिबरल लेफ्टिज्म क्या है कि ये सियासी तौर पर तो जमहूरियत की, सियासी तौर पर तो इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, लेकिन माशी तौर पर ये बड़ी इकोनॉमिक इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, माशी तौर पर आपको सोशलिज्म की बात करते हैं। ये लिबरल लेफ्ट एक नया तबका, ठीक, ये वो लिबरल लेफ्ट है जो इस वक्त हो चुका है डोमिनेट आलमी सतह। बस जदीदियत मुफक्किरीन और बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि ये सरमायादाराना निज़ाम को एक सेंटर की शक्ल में नहीं देते। इनकी नज़र में सरमायादाराना निज़ाम मुख्तलिफ किस्म के पावर सेंटर्स की सूरत में काम करते हैं। लिहाजा हम कोई मरबूत जिद्दोजहद नहीं कर सकते, हम टोटलिटी में कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो कुछ करने की ज़रूरत है वो रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, इशू बेस की होता है। मिसाल के तौर पर कहीं हमें लग रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी के साथ, होमोसेक्सुअल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमने उनको ज्वाइन कर दिया। हमें कहीं लग रहा है मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमने उनको ज्वाइन कर दिया। यूरोप में जितने भी एंटी इस्लामोफोबिया काम करने वाले लेफ्ट कौन है, ये बात जरा समझिए। अब मुसलमानों का डायलेमा क्या है, ये तो हो गए लेफ्ट। फार राइट जो राइट विंग था, जो कि पिट चुका था दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो इन मुजाहरों के बाद दोबारा यूरोप में उठा। यानी यूरोप में जब ये न्यू लिबरलिज्म आया जिसमें मार्केट को ऑटोनॉमी दी गई, स्टेट का कम से कम रूल होना चाहिए,
तो जो राइट वहाँ पर भी वो था जो कि कॉम्परस भी था, मार्केट की लिबरलाइजेशन की बात कर रहा था लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, यानी ये फार राइट ने भी अपने आप को अकोमोडेट किया लिबरलिज्म के साथ। यानी फार राइट इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा होते हैं जो मार्केट को आज़ाद रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो कॉम्परस्टी की बात भी कर रहा है, और साथ साथ वो क्रिश्चियनिटी की वैल्यूज़ के रिवाइवल की बात कर रहा है। इनको राइट के जो दाएं बाजू जो यूरोप में उठा हुआ है, आपने देखा होगा कि वो यूरोप के कल्चर, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करते हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, वो अपनी कुछ वैल्यूज़ की बात करते हैं। ज़्यादातर जो हम जिस परस्ती के खिलाफ और एंटी एबॉर्शन में जो लोग खड़े होते हैं वो कौन होते हैं? राइट के लोग, दाएं बाजू के लोग। ठीक है, अब मुसलमानों का डायलेमा क्या है वो मैं समझाने वाला हूँ। मुसलमानों का डायलेमा ये है कि एक तरफ तो उनको चाहिए होते हैं लेफ्ट, जहाँ इस्लामोफोबिया के खिलाफ उनको जिदोजहद करवानी है, जहाँ उनको फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे होने चाहिए तो वहाँ तो लेफ्ट आगे आता है। लेकिन जहाँ उनको ये लगता है कि भाई यूरोप के अंदर जो बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो वैल्यूज़ हैं, इसके नतीजे में हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं जेंडर वेंडर के इशूज़ के ऊपर, तो वहाँ उनको लगते हैं अच्छे राइट। अब राइट वाले वो हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों को आने से रोको, क्योंकि वो अपनी यूरोप के कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। समझ में आ रही है बात पर? लेफ्ट वाले कहते हैं कि भाई इस्लामोफोबिया नहीं होना चाहिए, राइट वाले जो कहते हैं कि हमें रोको। उनके यहाँ सबसे पहले इस्लामोफोबिया की, इस्लाम को थ्रेट बनाकर पेश किया था यूरोप में, राइट वाले का आपने नोट किया होगा। अब दाएं बाजू वाले इनसे मजहब के मामले में तो मुताबिकत रखते हैं कि वो कम से कम क्रिश्चियन थोड़ी बहुत वैल्यूज़ की बात करते हैं। यानी मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ, उनके यहाँ कंजर्वेटिज्म का मतलब हमारा नहीं है, हम दीन में उनसे काफ़ी आगे हैं इन मामला। उनके यहाँ कंजर्वेटिव कुछ स्लोगन्स होते हैं, जैसे उनके यहाँ मजहब की डिबेट एबॉर्शन तक है, प्रो लाइफ प्रो चॉइस तक महदूद होकर रह गई है, और जी ये होना चाहिए, और वीकेंड पे बाइबल्स की होने चाहिए, और ये सब कुछ होना चाहिए, हमें कुछ वैल्यूज़ को बरकरार रखना है। उसकी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका भी रीज़न ये है कि जो एशियंस या मुसलमान वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर उनको ये लग रहा है कि अब यूरोप जो है वो यूरोपियन नहीं रहा, अब वो आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा है, वो तब्दील हो रहा है, उसमें एक तब्दीली आ रही है, इस्लाम यहाँ पे जड़ पकड़ रहा है। तो यूरोपियन कल्चर का क्या हो, यूरोपियन आइडियाज़ का क्या हो। लिहाजा जो राइट है वो अपनी हिस्ट्री की बेस पर, वही दाएं बाजू वाला जो था वो इस बेस के ऊपर आर्ग्यू कर रहा, लेकिन वो एंटी इस्लामिक भी ज़्यादातर उनकी तरफ से मसले आते हैं। और दूसरे जो लेफ्ट है वो प्रोग्रेसिविस्ट है, लेकिन ऊपर शक्ल भी, वो इनके लिए भी आवाज़ उठाता है, वो होमोसेक्सुअल के साथ भी खड़ा होता है, वो इनके लिए भी साथ खड़ा होता है। तो अब मुसलमान जो होते हैं वो इस चॉइस में होते हैं कि भाई अब किसके साथ जाए। मेरी बात समझिए बात क्या है। अब यूरोप में उनके सामने सबसे बड़ी अपोजिशन ये होती है, वो उसी के दरमियान रहते हैं कि अब जाहिर सी बात है अगर राइट विंग आएगा, लिहाजा अक्सर जो मुसलमान होते हैं वो ग्लोबल लेफ्ट की तरफ जाते हैं कि वो मफाद परस्ती की बुनियाद पर फैसले करें। उनका ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्या है, इस पर तो हम बात कर चुके हैं ना कि यूरोपियन मुस्लिम्स ने यहाँ के मुसलमानों के लिए कितने बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं नजरियाती तौर। यूरोप के मुस्लिम्स वहाँ जाके तो उनको वहाँ जिदोजहद करनी पड़ती। अब जब वो जो आपके जो मौजूद हैं जो लेफ्ट वाले, वही लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई ये जो जेंडर लेवल के ऊपर जो लैंग्वेज आपने तख्लीक की हुई है, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की लैंग्वेज है, इसको ख़त्म किया जाए। और उस लैंग्वेज को बाकायदा जब आपने जेंडर तस्लीम किया है कि भाई ये तीसरी जेंडर भी है, बल्कि जेंडर तो होती नहीं, हर बंदा जेंडर तो होती जो बंदा कह रहा हो, तो फिर अब आपको लैंग्वेज भी ऐसी बनानी है जो जेंडर न्यूट्रल। उसे स्कूलों की सतह पर सिखाया जा रहा है। मुसलमान बाज़ों का आगे कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज सीखे। ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है बच्चों के ऊपर कि अभी से उनके यहाँ शादी का तस्वुर ही बिगड़ गया उल्टा। तो ये कुछ है महमसा जिसमें जो मुसलमान हैं वो वहाँ पर रहते, फार राइट और इसके दरमियान, इनमें सॉफ्ट भी होते लेकिन असल चीज़। इस बात के बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान। ये तो है आलमी सतह पे सूट गया। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनी थी वो इतनी चली नहीं। शुरू में उसको अच्छी खासी गिरफ्तारियाँ हुई थी, उसमें फैज़ अहमद फैज़ था, सज्जाद ज़हीर था, और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन थी एक बाकायदा उस वक्त बनी हुई, जिनमें सिफ्ती हसन वगैरह ये सारे के सारे राइटर्स थे जो बुनियादी तौर पे ओल्ड लेफ्ट को लेके चल रहे थे, मार्क्सिज्म की उन्हीं तारीफ़ात को लेके चल रहे थे, लेनिन की, ट्रॉट्स्की की, जो पहले से मौजूद थी। और पाकिस्तान में जो लेफ्टिस्ट जो थॉट है या कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1970 की दहाई तक काम थी, उसके बाद से ख़त्म हो। पाकिस्तान के मजहबी लोग चूँकि रियासत के साथ एक ख़ास किस्म का, बल्कि रियासत को सेक्युलराइज कर चुके, लिहाजा पाकिस्तान की जो मजहबी सियासत है वो कम्प्लीटली राइट विंग में रिड्यूस हो। यानी इस वक्त पाकिस्तान को कहा जाता है दाएं बाजू,
कि यानी पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, पाकिस्तान की नज़रियाती तारीख है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान वो है। इस वक्त राइट विंग का मतलब क्या होता है? वो मजहबी लोग। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में मजहबी लोग कभी इक़्तिदार में आए नहीं, बल्कि उन्हें वोट भी नहीं मिले। लिहाजा राइट विंग की बुनियाद के ऊपर मजहबी लोगों के बारे में, यानी पाकिस्तान के अंदर जो लेफ्ट है उसने जो पाकिस्तान में इमेज कायम किया हुआ है जनरल ज़ियाउल हक के टाइम से, वो ये इमेज कायम किया हुआ है कि राइट विंग इस्टेब्लिशमेंट का चहेता होता है। नहीं बात है, इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? चहेता होता है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ जो थे, नवाज शरीफ को लेकर आए थे बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में, तो नवाज शरीफ क्या था? राइट विंग, ठीक है। और बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में नवाज शरीफ को जब इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती थी, उससे लोगों ने निकाला राइट विंग को सपोर्ट कर रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर भी तो राइट विंग को हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में चहेता समझा। इस लिहाज से मजहब, यानी पहले तो मजहबी लोग उन्होंने खुद अपने आप को अकोमोडेट किया राइट विंग के अंदर, एक स्टेटिस्ट आइडियोलॉजी बन की। दूसरी तरफ उन्हें कभी इक़्तिदार मिला ही नहीं, उन्हें जब कभी फ्रीडम में इक़्तिदार मिला ही नहीं है, लिहाजा अब राइट विंग की तमाम बुराइयां उनके सर पे आ, जबकि उनके पास कभी पावर आई नहीं। ये अजीब बात है पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि पाकिस्तान में मजहबी सियासत जो है वो फौज इंजीनियर कर, सुनिए क्या हुआ? आज तक किसी ने पलट कर सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान में तो सियासत ही फौज इंजीनियर करती है। मतलब आप ये कहते हैं कि मजहबी लोगों के साथ कोई बंदा तहरीक चलाए तो आप कहते हैं फौज का पिट्ठू है। आप ये क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान में क्या PMLN और PTI फौज के बगैर बनी? जहाँ की सियासत ही पूरी मैनेज फौज कर रही है, उसमें मजहबी लोगों को निकाल कर ये कह रहा है कि फौज के पिट्ठू का बनता कहाँ से? पहले तो बताओ भाई, फौज ने एक मेन स्ट्रीम पार्टीज बनाई है, फौज ने एक सपोर्टिंग पार्टीज बनाई, फौज ने की है भाई। हाँ, 73 के अंदर फौज, 70 के अंदर बिल्कुल फौज ने की थी। भुट्टो तो उस वक्त याया खान की तरफ का प्लेयर था, उन्होंने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तो बात सिंपल ये चीज़ आपकी कहने की है कि पाकिस्तान के अंदर जो लेफ्टिस्ट है उन्होंने सबसे बढ़कर जो ये काम किया है कि रियासत इस वक्त फाशिस्ट हो चुकी है। पाकिस्तानी की जो लेफ्टिस्ट का बयान है कि पाकिस्तानी रियासत एक फाशिस्ट मोड में काम कर रही है, यहाँ डिक्टेटरशिप है, मार्शल लॉ है, यहाँ पर इस वक्त जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है कैपिटलिज्म, वो मौजूद, वो उसको प्रचार कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो स्टेट फाशिज्म है इसको सपोर्ट करते हैं मजहबी, इसकी हिस्टोरिकल बुनियादें कौन लोग फराहम करते हैं, स्टेट की सेकुलराइजेशन की बुनियादें कौन लोग फराहम करते हैं? मजहबी लोग करते हैं। लिहाजा इस वक्त रियासत जो अपने छोटों को अप्रेस कर रही है, अप्रेस ग्रुप है, मसलन बलोच, मसलन खैबर पख्तूनख्वा, मसलन सिंध, मसलन दीगर इलाकों में, इस ऑपरेशन के पीछे मजहब भी बाकायदा एक टूल के तौर पर मौजूद। ये बात लेफ्ट अपने पूरे बयानिए के अंदर उजागर कर चुकी। उनके जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, जैसे आपने सुना होगा नाम उसका अम्मार अली जान का, जो कि लम्स का यूनिवर्सिटी का वो है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं तैमूरुर रहमान है, ये सब के सब लोग इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान में मजहबी लोग बाकायदा रियासत की आइडियोलॉजी के साथ खड़े होकर लोगों को अप्रेस कर। हालांकि इसमें मजहबी लोगों को लेना देना नहीं, इसमें मजहबी लोगों को लेना देना नहीं, लेकिन लेफ्ट ने इस वक्त एक महकूमों की आवाज़ बनकर पाकिस्तान के अंदर एक अपना मुतबादिल बयानिया पैदा करे। वो जो मुतबादिल बयानिया उन्होंने अपना पैदा कर दिया है, उसने आपके मजहबी लोगों के लिए बड़े ख़तरात पैदा कर दिए, इसलिए कि उसने उन जगहों पे जाकर काम शुरू कर दिया है जहाँ पर रिवायती तहजीबें मौजूद हैं, औरत मर्द के हवाले से मुकम्मल तौर पर रिवायती ताल्लुकात मौजूद। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि सबसे ज़्यादा लापता अफराद, अमूमन जब लापता अफराद बोला जाता है तो आपकी ज़िंदगी में कहाँ का इलाका आता है? पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा लापता अफराद खैबर पख्तूनख्वा। देखिए, चूँकि मेजॉरिटी मजहबी लोग, आप स्ट्रेटजी पर, सबसे ज़्यादा लोगों की जो पिटाई लगी है वो KPK में लगी, उसके बाद से बलूचिस्तान में लगी सबसे ज़्यादा। लेकिन लेफ्टिस्ट का बयानिया ऐसा है कि उन्होंने सबके ज़हनों में बैठा क्या दिए बलोचिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको बलोच के खिलाफ बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी आपके सामने बलोचिस्तान के अंदर 9 बंदों काट उठा के मारा, कितने लेफ्टिस्ट जो थे उन्हें बाहर निकले, गलत हुआ। ये तो आप जो जुल्म करो इलेक्शन तो आता है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो मारा था ना भी 9 जो था पंजाबियों को उतार की गाड़ी से। तो पाकिस्तान के अंदर PTM के बनने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि PTM के लोगों को लेफ्ट वेलकम कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो उधर अवामी तहरीक चला रहे हैं,
मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर लेफ्ट तकरीबन कर चुका है निचले लेवल तक। सिंध के अंदर आपकी रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स को जाकर लेफ्ट एड्रेस कर रहा है। हम अभी इस बात से बाहर नहीं निकले कि किस मसले पर हमें सबसे पहले फोकस करना है। पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी सियासत है वो मुकम्मल तौर पे उड़ चुकी, और अगर ये बढ़ी, मैं आपको बता दूं बात, अगर ये प्रोग्रेसिविस्ट जो है ये बढ़ते गए, अभी तक उनकी कोई मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बनी। मेरा सवाल है आपके, मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं बनी, लेकिन वो लोग इस चक्कर में हैं कि अपने आप को मेन स्ट्रीम करें। और चूंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौज के एक अपना मफाद है, मैं जो समझता हूँ ये फौज के एक अपना मफाद है। फौज को चाहिए होता है कि वो रियासत के अंदर एक गिरोह को दूसरे गिरोह के खिलाफ इस्तेमाल करके अपनी हेजमनी बिल्ड करती है। लिहाजा कर अगर लेफ्ट खड़े होंगे तो हमें मजहबी लोगों को इस्तेमाल कर, मजहबी लोगों के पास अपना कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं है जो इस पूरे दौरानिए में तैयार कर सके। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चाहे वो औरत मार्ग की शक्ल में आ रही है, चाहे वो किसी भी शक्ल में आ रही है, इन सब को लेफ्ट लेके चल। याद रखिए अभी जो एक जर्मन सफीर से जो बदतमीजी की थी उसने, लड़के ने, वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी का, वो भी किस पार्टी का था? प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स पार्टी का था। इनके नाम ऐसे होते हैं, प्रोग्रेसिविज्म के नाम होते हैं, फलानी चीज के नाम होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बाया बाजू है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से मुतहर्रिक है, और वो सिर्फ यहाँ नहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर मुतहर्रिक है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी लिख रहा है इस वक्त सही तरीके से। वो इस वक्त आपको ये बता रहा है कि अर्बन वायलेंस क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। आप जरा नोट करो, ये सब उसी से अटैच है। आप इनको ये मत समझे, वो लोग इस वक्त बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि देखो ये हो रहा है, ये फलानी चीज़। मजहबी लोगों के पास अभी तक वो आज़ादी, मसावात, तरक्की को समझ नहीं सके, तो वो उसको काउंटर कैसे करेंगे आगे बढ़। काउंटर करने की एक चीज़ होगी कि आप कादियानी मसले के ऊपर मोबिलाइज करते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी कुछ बातें करने वाली होती हैं, आप इसी बुनियाद पर मोबिलाइज करते, अकीदे की बुनियाद। इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ नहीं है कि आप इल्मी सतह पर निचले लेवल पर जाके आपकी जो मजहबी तहरीकात है वो उस काम को देखें, वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को अपने दिमाग में लेके सवार करके बढ़े। उनके दिमाग में ये है कि किसी सिटी की मेयरशिप आ जाए हाथ में, या उनके दिमागों में ये है कि हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में ज़्यादा घुसना। उनको उस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई सबसे पहले अपनी हेजमनी बिल्ड करनी है। मतलब आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कौन हमारा मजाक उड़ा रहा है, जो आपके हाथ पाँव चूम रहा है, जो तबका आके आपके, आप उसको क्या पहुँचा रहे हैं, पहले ये सोचना नहीं। हमारे मजहबी लोगों को, जो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और ये कोई ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आप रुक जाइए 2-3 साल के अंदर तौहीन रिसालत पर वैसी डिबेट शुरू होने वाली जैसी हुदूद ऑर्डिनेंस में हुई थी। याद है हुदूद ऑर्डिनेंस में जो शुरू हुई थी, जावेद खान थी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान भाई, याद जब ये मौलाना अब्दुल मालिक वगैरह जब बैठे थे सामने, वो डिबेट शुरू होगी। और इस बार हुदूद ऑर्डिनेंस का जो मौजू होगा, मैं आपको वो बता दूँ क्या रखे, वो कहेंगे फ़िक़्ह हनफी और 295 क्या रखेंगे, वो आपके सामने करेंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ बात, कि भाई इस चीज़ के ऊपर हमारे लोगों को ये नहीं पता, वो एक चीज़ पर रिवॉल्व हो, जब तक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस वक्त हमारी जो दावती तहरीकात है उनके अंदर एक ख़त है। हम लोग क्यों इलीट्स के एतराज़ात को इतनी अहमियत देते हैं? क्योंकि हमारा माइंडसेट इलीटिस्ट है। हमें बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं आप लोग के दरमियान बैठा हुआ हूँ और कोई डिफेंस का कोई लड़का आके मेरे पास आके मेरी बात सुने, तो आप लोग बड़े मुतासिर होंगे कि इसको ये सुनने आता है, और मैं शर्म के मारे हो जाऊँ कि मेरे आसपास सारे मौलवी बैठे हैं, शर्मिंदा होना शुरू कर दूँगी, कौन लोग सुनने आ रहे हैं। नहीं, बेशर्मी होगी ना मेरी भाई। मैं अगर ये सोच दूँ कि यार सारे ये कौन लोग बैठे हुए, इनके सामने क्यों बात कर, मुझे तो किसी जाके अच्छे सेमिनार में बात करनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए मार्क्सिज्म, और वो पढ़े लिखे लोग पढ़े, ताकि पता चले कि मुझे अच्छे लोग सुनते, जाहिल लोग नहीं सुनते। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का माइंडसेट ये हो गया। उलमा में फ़र्क ये चीज़ का आ गया, चूँकि वो लोग अंग्रेज़ी से, इन सब चीज़ों से इंस्पायर्ड हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये कि उसके एतराज़ को सीरियस देते। मैं इस वक्त अगर सोशल मीडिया खोलकर बैठ गया हूँ और मैं दहरियों के पेज पे चला जाऊँ और सारा दिन 4 घंटे बैठ के बस उनके एतराज़ पढ़ता रहूँ कि कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, कौन कौन से लतीफ़े शेयर कर रहे हैं, तो मैं यकीनन मुझे लगेगा कि पूरा माशरा ऐसा हो चुका है। मुझे यही बात हम समझाते हैं कि सोशल मीडिया में जो रियल पीपल आपके सामने है, उनको देखो ना। आपकी मस्जिद में कौन से लोग आपके सामने मौजूद, पाकिस्तान के अंदर कौन सा तबका आपके पास आ रहा है, आप उसको क्या बात पहुंचा रहे हैं, मस्जिद को आपने क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपने इलाकाई सतह पर कितना काम कर सकते हैं,
देहातों के अंदर आपने क्या इस मामले में कुछ किया है? अभी हमने यहाँ पे खालिद भाई के सामने इधर ही आपके सामने मैंने बात की अभी कि भाई आपने अभी तक बैंक के मसले को उस तरह लिया ही नहीं। जब आप किसी को गलत समझेंगे तो फिर आप सोचेंगे ना कि यार हमें वेल्थ को बैंक में ले जाने से कैसे रोकना, हमें उसके बाहर कैसे रिवायती से ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद आप सोचेंगे। जब शुरू से ही आप नहीं सोचेंगे तब जाके आप लेफ्ट के मुकाबले में कोई बयानियां देते हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, बलूचिस्तान का मसला हो या आपके फाइनेंशियल मसला हो, ये तो मजहबी लोगों का काम है कि वो ये बताए कि भाई सबसे पहले तो मजहबी लोग लापता है। स्टेट के अंदर जो इमेज है कि मजहबी लोगों को सबसे ज्यादा पिट्ठूगिरी की है, तो सबसे ज्यादा मजहबी लोगों का काम था ना ये काम करे। अगर मजहबी लोगों के लापता अफराद को सेकुलर लोग, लेफ्ट के लोग एहतजाज करके निकलवा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उनके ऊपर? उलमा की बजाय अगर ये काम वो कर रहे बैठ के कि मदरसे का लड़का लापता है और जिब्रान नासिर अगर फॉर एग्जाम्पल उसके लिए एहतजाज कर रहा है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ आप, तो आप यहाँ को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसमें? तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ मौजूद है, वो अपने स्ट्रक्चर्स को लेकर, वो अपने स्ट्रक्चर को लेकर आ रहे हैं। हम कोई सही तरह का, हम उन्हीं, हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम खड़े होकर उन्हीं के जवाब में, अब औरत मार्च हो रहा है तो अब हम अपना इस्लामी औरत में करना शुरू। हालांकि जो चीज़ हो रही है भाई, मसला ये नहीं है कि अपना खाना पकाओ, मसला इस स्लोगन में नहीं है कि और अब वो कह रहे अपना खाना पकाओ, मर्दों के हाथ में जायका ज़्यादा ही अच्छा होता है। मसला खाना पकाने का नहीं है, मसला ये है कि मेरे घर की चीज़ पॉलिटिसाइज कैसे हुई। असल बात ये, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, एक्चुअली रियासती फ्रेमवर्क में आप लेकर आ रहे हो, पॉलिटिसाइज कर रहे हो वो एरिया जो मेरा खालिसतन इखलाक पर मबनी, जहाँ अगर मैं जुल्म भी कर रहा हूँ तो वहाँ इखलाक मुझे रोकेगा, आप मेरी इखलाकी इस्लाह करोगे, ये ऐसा सवाल आप, कानून नहीं घुसेगा वहाँ पे, ठीक है? अगर मैंने हर मसले में कानून को घुसाना है तो मैंने मजहब को खैराबाद कह दी, ये बात नहीं होगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल में हमारे यहाँ लोगों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो लेफ्ट है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो लेफ्ट है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शक्ल में इशू बेस आपके सामने क्या हो, पाकिस्तानी सिस्टम में जो बुराइयां हैं, और फिर वो जब इश्यूज में आता है तो वो फिर आकर यकीनन एक अपनी आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करता है। मिसाल के तौर पे वो आपको ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक लेबर है, जो घर में काम करने वाले लोग, आप जानते हैं उनका इशू कितना पॉलिटिसाइज हो चुका। अभी जो वकील की जो किसी ने मारा था ना एक नौकरानी को, एक केस आया था ना खालिद, एक नौकरानी का केस आया था कि वकील ने पता नहीं किसी ने पकड़ कर मारा था ना। तो डोमेस्टिक लेबर के ऊपर आपके यहाँ पे पाकिस्तान में तहरीक कर दी, चाइल्ड लेबर के ऊपर उन्होंने कर दी कि भाई बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। आप क्या रिवायती माशरत की बुनियाद पर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? कोई उन्हें समझ ही नहीं तो कि रिस्पॉन्ड क्या करेंगे? क्या कोई है कोई इस बुनियाद के वो करे? क्या आपके यहाँ मजहबी डोमेन के अंदर कोई एंटी स्कूलिंग तहरीक चला सकता है? कोई मजहबी डोमेन के अंदर कह सकता है कि भाई ये जो एंग्लो सेक्शन कोर्ट है इनका हम बाइकआउट करना चाहिए, इनकी रेजिस्टेंस होगी तो काम बनेगा ना, वरना कैसे होगा? निज़ाम कज़ा के लिए क्या वो कोई काम कर सकता है? ये है, इसमें कोई सिंगल इशू नहीं बनना कि आप अगर स्कूलिंग के खिलाफ चले गए तो उसका मतलब है कि आपने बड़ा मजहबी काम कर लिया। नहीं, ये भी काम रिड्यूस करता है। असल काम है टोटलिटी के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त इन चीज़ों को, उलमा को बहुत ज़्यादा जो है, उलमा को, इस्लामी तहरीकों को ये समझने की ज़रूरत है। उनकी मजहबी सियासत की जो लाइफलाइन है ये तौहीन रिसालत, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो ये समझ रहे हैं कि तौहीन रिसालत और कादियानी एक्ट पे मजीद सियासत चलाने तो ये बहुत लंबा अरसा नहीं है आपके पास। इसके ज़रिए आपको जो थोड़ा बहुत प्रिविलेज मिल जाता है कि स्टेट ब्लैकमेल भी होती है, और वो भी आवाम की वजह से हो कि लोगों के लिए बड़े इश्यूज हैं। जिस तरह से सोसाइटी इस वक्त लिबरलाइज होगी, जिस तरीके से सोसाइटी उस तरफ बढ़केगी, आप उतना सवालिया निशान बनते चले गए। हमारे यहाँ अभी इस हवाले से कोई कॉन्शियसनेस सही तरह से उनमें डेवलप नहीं हुई है। वो लोग एक चीज़ों को इल्हाद, इस वक्त हमारे यहाँ उलमा में जो कॉन्शियसनेस अभी जो करंट डेवलप हुई है वो इल्हाद का मसले, और इल्हाद को इतना यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है जैसे हमारी सोसाइटी का हर बंदा मुल्हिद हो चुका है। इल्हाद और इन्हिराफ में फ़र्क है भाई। बाज़ औक़ात दीन से इन्हिराफ भी होता है, इल्हाद नहीं होता हर चीज़ को। हर बंदे को उठा के आपको नहीं डालना होता कि पकड़ कीजिए वो मुल्हिद हो गए।
इंटरनेट पे कमेंट्स पढ़ पढ़ के, वो जी एक मुल्हिद है उसके नीचे 9 लाख कमेंट देख ली, तो इसका मतलब 9 लाख पाकिस्तान में मुल्हिद आपको मिल गए थे, सब माशाल्लाह कह रहे थे उसको, सुभानअल्लाह कह रहे थे सब उसी बात। इस तरह की बातों पे थोड़ी तज्जिया होता है रियल वर्ल्ड का भाई। रियल वर्ल्ड में है, हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एक आध हमें भी मिलता है क्लास में खतरनाक बातें करने वाला, हम भी चाहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं भाई, ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको देखना पड़ता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बता रहा हूँ कि डोमिनेंट लोग मजहबी लोगों की सतह पे मानते हैं, मैंने उस सतह को पकड़ के ऊपर तक ले जा रहा है। दीन अगर लोगों का सिर्फ दीन से जज्बाती ताल्लुक है तो उसका शऊरी ताल्लुक बनाना मेरा काम है, मुझे जज्बात उड़ा नहीं देने उसके पास। देखिए हमें कुछ चीज़ों को समझना है, हर चीज़ को कोई ना कोई इकोलॉजी चाहिए होती है। एक बात मेरी याद रखिए, मिसाल के तौर पर लिबरलिज्म अगर किसी माशरे में पेनिट्रेट करना चाहता है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि बड़ा ख़ानदानी निज़ाम और लिबरलिज्म साथ में पनप भी जाए, मुमकिन है नहीं हो सकता। तब ये माशरे तो मौजूद है और लिबरलिज्म फैल गया, ये पागलों वाला माशरा भाई। लिबरलिज्म को पेनिट्रेट करना है तो उनको टूटना है, ये दो एक साथ पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये वैल्यू न्यूट्रल आइडियोलॉजी नहीं है, यही तो समझाना चाह रहे हैं हम। ये कोई वैल्यू न्यूट्रल आइडियोलॉजी नहीं है, ये आपने इसने अगर पेनिट्रेट करना है तो इसने मौत खानी है। मजबूत खानदानी निज़ाम और साथ में लिबरलिज्म चल रहा है साथ साथ, मुमकिन ही नहीं होता। एक चीज़ हिफ्ज़ मरातिब पर कायम है, दूसरी चीज़ जो है वो फ़र्द की जो है वो इस तरह की आज़ादी पे कायम है। मैं अभी इसलिए झूठ मूठ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो इसके ऊपर चल रही। तो ऐसी सूरत में आप मुझे ये बताइए कि उसको चाहिए ना, हर चीज़ को अपनी इकोलॉजी चाहिए, तो भाई दीन को भी एक इकोलॉजी चाहिए, दीन को भी एक इकोलॉजी चाहिए। इकोलॉजी का मतलब होता है कि बाहर का एक माहौल चाहिए, खानदान मजबूत हो, रिवायत से लोगों का ताल्लुक मजबूत हो। अगर आप रिवायत को रिफ्यूट करते रहेंगे और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को अपनाते रहेंगे, वो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस जो अपनी असल में इक़दारी नहीं, तो फिर दीन को आप अपने तौर पे अपने नज़रियात को मजबूर करेंगे उनमें अकोमोडेट होने के, फिर आप मजबूर करेंगे, फिर आपको इस्लामाइजेशन पे जाना पड़ता है या मॉडर्नाइजेशन पे जाना पड़ता है। आप अपने यहाँ जो रिवायती स्ट्रक्चर्स हैं उनको पेनिट्रेट करना है। इसीलिए अक्सर औकात मादरत के साथ हमारे यहाँ लोग होते हैं ना, एक बड़ा ट्रेंड आया है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम पे तनकीद। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में जो तनकीद हो रही है आपके सामने जॉइंट फैमिली सिस्टम में, सिर्फ देवर भाभी के पर्दे को बुनियाद बनाकर, उसके बाद जिस चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर फैमिली, ये हो रहा है ना हमारे यहाँ जो तनकीदात हो रही हैं वो रिवायती माशरत पे, रिवायती रस्म व रिवाज पर हो रही हैं। रिवायती रस्म व रिवाज की इस्लाह की जाएगी, उन्हें रिवायत को रद्द नहीं किया जाएगा। वो चीज़ें आपको जो जोड़ती हैं वो जब तक मौजूद होंगी तो उसमें काम करेगा। देखें, मैं माज़रत के साथ खुल के बात कह रहा हूँ, अक्सर शौहर को जो तादीब का हुक्म है ना, वो हर औरत नहीं मान सकती, ना आप हर औरत को समझा सकते। वो वही औरत मान सकती है जो मुन्ने के अब्बा कहती है, नाम नहीं लेती। मैं सही कह रहा हूँ बात, मैंने मिसाल रख ना भाई, जहां पर शौहर को एक औरत मान ही रही है कि भाई मेरे जैसा पार्टनर है, चलो माँ बाप का तो मान लेता हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा, ये मार सकते हैं किसी मौके पे आके, किसी मौके पे आके। आप कह रहे हो मुझे कि मैंने इसके खिलाफ बगावत कर दी, सरकशी इख्तियार कर दी, ठीक है, तो ये मेरी तारीफ कर सकता है। फिर आपको बताना पड़ता है आंख मार के भी तारीफ होती, फिर आपको बताना पड़ता है कि प्यार से आप मोबाइल मार दो, ये भी तारीफ हो जाती, करना पड़ता है ना लोगों। आप वो भाग रही है तो घर से ऐसे हाथ झटक दो तो तारीफ हो जाती है, आपको करना पड़ता है ना। ये क्यों करने पड़ते हैं आपको ड्राइवबाजी? ये इसलिए करना पड़ता है कि हर बंदे को आप वो बात नहीं समझा सकते। उसके लिए जरूरत है कि औरत पहले उस कंसेप्शन को मानिए। आप वो नहीं बना, आप उसको रद्द करते हो, आप ट्रेडिशन को उड़ा देते हो, फिर आप ऑफिस वुमेन को बैठ के ये समझा रहे हो, वो नहीं समझेगी। आपको पहले चीजों को बुनियाद से समझाना पड़ेगा भाई, उसके बाद आप मजाक बनाओगे, फिर आप बैठ के रोते रहोगे इस बात के ऊपर कि यार वो देखो उसको बात समझ नहीं आ रही है, वो हमसे जो है ये मुतालबात करते रहते लोग। आप जब बुनियाद से बात नहीं समझा रहे, आप जा रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि यार ये है, ये चीज़ जो है वो जो भी मौजूद है आपके सामने, आप उसकी किसी चीज़ को तरकीब नहीं कर रहे, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उस वर्ल्ड व्यू के अंदर फिर आदमी को बात समझ में नहीं आती, वो फिर आपके ऊपर बर्डन आता है।
आप समझाना चाह रहे होते हैं, आपके ज़हन में सवाल आता है कि यार इस्लाम इर्रेलेवेंट है। इस्लाम क्या है? इर्रेलेवेंट है। हम इस्लाम को रेलेवेंट बना दें। इस्लाम को रेलेवेंट बनाने के लिए आपको पहले मिनहाजी फ़र्क बयान करना पड़ेगा, मिनहाजी तनकीद करनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि असर हाज़िर की तब्दीली जो है वो कोई इर्तिकाई तब्दीली नहीं है। आपको ये बात करनी पड़ेगी, इसके बाद जाके आप फिर कोई बात कर सकते। हमारे लोग जो है वो इस तब्दीली को, इस तनकीद को नहीं मान। तो ये वो चीज़ें हैं, मेरा ये ख्याल है कि जो लेफ्टिज़म पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो इस वक्त एंटर हो चुका है और वो महरूमीन की आवाज़ बन चुकी, और इन महरूमीन को कौन दबा रही है? फाशिस्ट दबा रही है, जिसके पीछे मज़हब खड़ा है। ये लेफ्ट का बयानी है भाई। वो ये कह रहे हैं कि सरमायादार निज़ाम मज़हब को टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। देखो ना ये फौज, ये जितनी इस्टेब्लिशमेंट होती है उसके साथ मजहबी लोग खड़े हैं, उसका पेश करते हैं ना। देखिए उनकी पॉलिटिक्स को आप समझें। पॉलिटिक्स धोखाधड़ी का नाम है ना। वो आपको, अभी हम ये बात नहीं कर रहे, हम तो तनकीद कर रहे हैं। हमने कभी इसकी पिट्ठोगी नहीं करे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग जो खड़े हुए हैं उनको इक़्तिदार भी नहीं मिला। चलो यार इक़्तिदार तुम्हारे हाथ में होता है। अगर ईरान में लेफ्ट तनकीद करता है कि भाई ये जो हमें है ऑप्रेस कर रहा है, तो ईरान के मजहबी लोग कम से कम उसकी जिम्मेदारी ले भी सकते हैं। तुम किस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हो? तुम्हें 5 सीटें नहीं देते वो लोग। तो तुम्हें तुम किस चीज़ की जिम्मेदारी लेकर आप काम कर रहे हो? आपका तो अपना कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क ही नहीं है कि आपने अपना पैदा किया। आप क्या लेफ्ट विंग को अपोज करते हुए राइट विंग में खड़े हो? राइट विंग वो है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो एक खास मॉडर्न ही डे की न्यू आइडियोलॉजी है। जब आप उसमें अपने आप को रिड्यूस करके सियासत कर रहे हो तो आप उन पूरे इल्ज़ाम से कैसे बचो? खुद पैगाम पाकिस्तान की नफ़ी कर दी, फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर। रियासत ने तो ऐलान नहीं किया था जिहाद जाके किया जा सकता नहीं। किन्होंने ऐलान किया? उलमा ने किया था। पैगाम पाकिस्तान में वो ये मान रहे हैं कि रियासत के अलावा कोई ऐलान नहीं करेंगे। रियासत ने भी नोट नहीं किया, उन्होंने क्या कर दिया? रियासत कम से कम कहती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाती किसी वजीर से कि भाई आपने ये कहा है पैगाम पाकिस्तान में, आप खुद से कैसे ऐलान करो? इससे अंदाज़ा है कि रियासत कितनी सीरियस है इन मामला में। यानी वो भी कम से कम एक होता है ना, किसी वजीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करा देते, बयान दिलवा देते कि भाई जाके बोलो कि तुम लोगों ने कैसे ऐलान कर दिया इस्लामाबाद में खड़े हो जिहाद का। पैगाम पाकिस्तान में कोई और ऐलान कर देते, मुजाहिरों का ऐलान कर देते, तुमने जिहाद का ऐलान कर दिया और कहते कि फ़र्ज़ है सब मुसलमानों के ऊपर। जबकि पैगाम पाकिस्तान तुमने कहा था रियासत ऐलान करेगी। पैगाम पाकिस्तान कोई आइनी डॉक्यूमेंट नहीं है। वो तो बुनियादी तौर पर ये कि जो शिद्दत पसंद है उनके ख्याल में, उनकी हौसला शिकनी कैसे कर, उनकी हौसला शिकनी देगी कि 18 सुलमा ने कह दिया कि आप गलत। वो एक डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं है कि हम इसको आइन में शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पैगाम पाकिस्तान पर सारे जितने भी लिबरल है, खुर्शीद नदीम जो गांधी साहब की तरफ के हैं, वो भी रोते रहते हैं कि किसी ने सही तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का जिक्र वो आइन में कर नहीं रहा, जिम्मेदारी ले रहा, वो आप ऐलान कैसे कर रहे हो उनकी तरफ? लेकिन वो आइन में लिखा हुआ ही नहीं इस तरह की चीज़ के। जिस वक्त आप अपनी चीज़ को छोड़ते हैं और किसी दूसरी चीज़ में जाके पेवनगिरी करते हैं, तो उसमें फिर पोलियो के खिलाफ भी जिहाद हो रहा होता है, डेंगू के खिलाफ भी हो रहा हो। उसमें कोई ये चीज़ थोड़ी नहीं कि आप क्या, अब आप बोलेंगे कि पोलियो के खिलाफ जिहाद कैसे हो रहा है? हो रहा है, इसके खिलाफ भी हो रहा है, इसके खिलाफ भी हो रहा है। भाई आप मुझे ये बताएं, इस वक्त मैं एक सवाल कर, हम लोगों में से क्या कोई ये सोच रहा है, हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं, इस वक्त अमेरिकी यूनिवर्सिटी में मुजाहरे चल, गजा से भी बच्चे उनको पैगाम दे रहे हैं, तहनीत दी। क्या किसी ने ये चीज़ सोचा है कि इस वक्त अगर हमास, अल्लाह करे कामयाब, इस चीज़ से निकलती है, उनका अपना इक़्तिदार कायम होता है, तो उनका फ्यूचर रिलेशन कैसा होगा लेफ्ट के साथ? क्योंकि इस वक्त इन सवालों के ऊपर गौर करने का टाइम ही नहीं है हमारे। जब आदमी क्राउड में एंटर होता है ना, मजमे में एंटर होता है, तो सब नारे लगा रहे होते हैं, तो उस वक्त आदमी जब मजमे की जो वो होती है, उसमें लगता है कि मैं कैसे चुप बैठा हूँ। इन सवालों पे गौर करने का टाइम नहीं हमारे इस्लामी तहरीकें गौर कर रही हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मैं खुद सोच रहा हूँ, चूँकि फ़लस्तीनियों की शुरू में वो अरब नेशनलिस्ट तहरीक 30-40 साल तक, वहाँ से जितने लोगों ने हिजरत की, अमेरिका यूरोप में गए, वो और फ़लस्तीनी जो है वो एजुकेटेड तबका, उसकी 100% लिटरेसी, वो ऐसा तबका नहीं है कि आप उसको बोलेंगे कि उनको कुछ भी नहीं आता। वो बाहर जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके प्रोफेसर्स बैठे, ये जिन यूनिवर्सिटीज़ में है अरब अमेरिकन बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वहाँ पर बैठे हुए सारे के सारे, उन्होंने उधर जाके एकेडमिक वर्क प्रोड्यूस। लातीनी अमेरिका में तो उनकी जड़ें मौजूद अच्छी खास, तो वो मोबिलाइज उनके लिए वहाँ पर हो रही। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप देखें ना, ईरान में जो एंटी हिजाब मूवमेंट थी, उसको भी बाहर से ग्लोबल लेफ्ट ने सपोर्ट दी थी। ये ईरानियन रिजीम जो है वो कर रही है, हिजाब है औरत का अख्तियार है, अपने तौर के ऊपर आप करें या ना करें। तो क्वेश्चन ये है इस वक्त हमारे सामने कि आपके जो जिस तरीके से आपकी इस्लामी तहरीकों के लिए उन्होंने, असल मसला ये है कि आपके हाथ में एक आखिरी चीज़ बची, वो है आपकी सियासत। इक़्तिदार तो है नहीं, लेकिन सियासत तो आप कर रहे हो ना। देखिए, सियासत का हाथ तो किसी ने नहीं आपसे छीना।
लेफ्टिज्म आपसे राइट टू प्रोटेस्ट ले रहा है। आपके इस वक्त इख्तियार तो आपके हाथ पे नहीं, नज़म भी आपका नहीं, चीज़ें भी आपकी नहीं। आपके पास एक चीज़ मौजूद है कि आप किसी सही बुनियाद पर मज़ामत कर लें, एहतजाज की शक्ल में या लड़क में, जो भी कर लें। लेफ्ट इस वक्त आलमी सतह पर, मैं आपको बता दूँ, माहौलियाती तहरीक से लेकर सब चीज़ों तक, लेफ्ट इस वक्त वो है जो कि आपके यहाँ पे इस वक्त कर। और लेफ्ट ने इतना अपना स्लोगन पैदा कर दिया है कि अब आप अगर कोई मसामती तहरीक निकालेंगे कल आपको इशू बेस, तो आपको लेफ्ट की शराइत पर जाना पड़ेगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपकी फिर तहरीक उसी में जम हो जाएगी। इसीलिए हम ये बता रहे हैं लोगों को कि भाई साहब इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ताकि आप अपना को ऑल्टरनेटिव फिल्म तैयार करें। लोग समझते हैं कि बेकार बात चल रही है, इसका अमली से आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे हो, यही है ना सबसे बड़ा एतराज़। आप लोग जो गुफ्तगू करो उसकी कोई अमली हैसियत नहीं है, यही एतराज़ होता है। उनको भाई बताते हैं कि भाई जब गुफ्तगू आपकी होती है उसका एक अमली इम्पैक्ट पड़ता है। लोग जब सुनते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, हमें कैसे अपना ऑल्टरनेटिव फिल्म। इस वक्त लेफ्ट ने जितना ओवरशैडो कर दिया है पाकिस्तान में, कल को जमात इस्लामी मसलन हम ले लेते हैं, जमात इस्लामी की जमात को लेते हैं, वो अगर इशू बेस जाती है तो वो इतनी उसने अपनी डोमिनेंसी क्रिएट कर दे, वो वाला फैक्टर, कि अब आप मजबूर हो जाएं कि उन्हीं के स्लोगन्स के अंदर आके खिताब करें। आपका यह इस्लाम का नाम तो इस्तेमाल करें तो कोई नहीं कुछ हो सकता, कर दिया ना आपने ऐसे। ये सिचुएशन, इसी का नाम तो सेकुलराइजेशन है। रिलीजन एक अलग कैटेगरी के तौर पे हो जाए, इसी का नाम तो सेकुलराइजेशन है। तो रिलीजन जो है वो एक अलग कैटेगरी के तौर के ऊपर हो जाए कि आपने अगर जाना है तो उनकी शराइत के ऊपर जाना है। भाई अगर आपने रूरल एरियाज़ के अंदर अपने पंचायतों के अंदर उलमा की हाकमियत रखी हो, सूद के निज़ाम को आपने उधर कर्टेल किया हो, वहाँ पर आपकी अपनी अदालतें मौजूद हैं, मजहबी बुनियादों पर रेजिस्टेंस हो रही है, सरमायादारी की मजहबी बुनियादों पर रद्द आपने किया हो, वो लोगों तक पहुँचा हुआ हो काम, जो आपके उधर काम करने वाले लोग हैं, इंडिजीनियस लोग हैं, वो इसको रद्द करें। शहरी ज़िंदगी की या अर्बनाइजेशन की इन चीज़ों की रद्द करें, और इसको इस बुनियाद पे नहीं रद्द करें कि इसके नतीजे में ये होता है, बल्कि रिवायत के जो आपका जो है ख़ानदान वो कितना तबाह होता है। अगर आपका इस बुनियाद के ऊपर कोई चीज़ होगी तो फिर वो हो सकता है कि उसका कोई और फ्रूट निकलेगा। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे ये वजह क्या है कि मजहबी जमातें फितरी तौर पर फ़ौज की हामी है और फ़ौज के बारे में बड़ी मोहब्बत उनके अंदर जो है, और इनके मुकाबले में लिबरल और लेफ्ट जो है वो फ़ौज के इंतहाई मुखालिफ है और खुल्लम खुल्ला इजहार करता है, उन्हें तो कुछ नहीं होता है। ये करते तो उठ भी जाते हैं, ये खौफ में अगर इजहार करते तो उठ भी जाती। इसकी वजह वही है जो हमने पाकिस्तान पर जो नशिस्त में की थी, वो यही है। उसकी वजह ये है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर माज़रत के साथ हमारे उलमा इस्लामी तहरीक है, वो पाकिस्तान को, फ़ौज को भी हटा दें, पाकिस्तान को एक सेकंड मदीना के तौर पे दें। हम इसको समझें बात, वो इसको खिलाफत इस्लामिया का वो समझते हैं, वो इसको एक कौमी, वो देखते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया में इस वक्त जब नहीं थी तो एक मस्जिद कायम हुई थी। पाकिस्तान का ये तसव्वुर मौजूद है, हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इस मदीने की हिफाजत कौन कर रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस मदीने की हिफाजत। अब फ़ौज में जितनी भी गलतियाँ आएंगी, लेकिन कम से कम मदीने की मुहाफिज तो है ना वो। आप क्या करेंगे? आप देखिए उनको, उनकी मेंटेलिटी को समझे। वो कह रहे हैं फिर जब शुरू से ही आप राइट विंग की तरफ चले गए, फ़ौज भी राइट विंग की सपोर्टर थी, तो लेफ़्ट विंग क्या करता है? वो मौलवियों को गालियाँ देता है, लेफ़्ट विंग मज़हब का मजाक उड़ाता है, लेफ़्ट विंग ये सब कुछ करता है। तो बाज़ औक़ात आप मेरी मुखालफत की चक्कर में किसी के साथ चले जाते हैं। आपको ये लगता है कि देखो ये लोग पाकिस्तान लेफ़्ट पाकिस्तान मुखालिफ है ना। लेफ़्ट अगर आप नोट करें, उनका जो पाकिस्तान का थीसिस है वो क्या है? लेफ़्ट के अंदर तो लोग ये लिखते हैं कि कायदे आज़म तो पाकिस्तान बनाना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान कायदे आज़म बनाना ही नहीं चाहते थे। बुनियादी तौर पर कायदे आज़म तो सिर्फ पाकिस्तान मजबूरी में ना चाहते हुए बना है, कांग्रेस की ढिठाई की से पाकिस्तान बना है, वरना तो ये था ही नहीं कायदे आज़म का एम। और तुम कह रहे हो कि मदीना सानी बना है, लेफ़्ट ये कह रहे हैं इस वक्त आपके सामने। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुखालिफ कौन है? लेफ़्ट है। और इस्लाम मुखालिफ कौन है? लेफ़्ट है। तो इस्लाम और पाकिस्तानी नेशनलिज्म मिल जाता है यहाँ पर। ये वो चीज़ है जो आपको फ़ौज के पास लेकर जाकर ऐसे छोड़ती है कि जैसे इंग्लिश से पढ़ के आप बच्चे को छोड़ते हैं। अब वो ये कहता है कि भाई इस वक्त लेफ़्ट क्या चाहता है? लेफ़्ट इंडिया के साथ मिला हुआ,
इनको बैरूनी NGOs की इमदाद है। पाकिस्तान मदीने की रियासतें से कमज़ोर करना चाहते हैं। साजिश थ्योरियाँ यहाँ से आती हैं। हमारे मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है। एक वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है। अगर आप उनके स्लोगन्स पढ़ें, मिसाल के तौर पर इस वक्त इस नैरेटिव को जो औरिया मकबूल जान लेके चलता है वो क्या है कि हम वाहिद ये हैं, हम वाहिद ये चीज़ें, और इसको कमज़ोर करने के लिए बैरूनी साजिशें और ये इंटेलेक्चुअल्स हैं। लिहाजा फ़ौज को ये इस्लामिस्ट रहम हो जाते हैं कि वो लेफ़्ट को रोकेंगे, और इनके लिए ये एसेंशियल हो जाते हैं कि वो इनको रोकेंगे। चूँकि अपना कोई ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क नहीं है, वजह यही है। अपना फ्रेमवर्क होता तो शायद ये हरकत ना करनी पड़ती। पहले आपको निकालना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या है। उनको ये लगता है कि अगर हमने ये कहा कि पाकिस्तान एक लेवल, पाकिस्तान भी एक सेकुलर स्टेट है, और ये एक्चुअली इस ड्रामेबाजी को हमने मान लिया तारीखी तौर पे, तो इसके नतीजे में हमें लेफ़्ट के बयानी की तायद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सेकुलर स्टेट पाकिस्तान असल में सेकुलर स्टेट होना चाहिए। कायदे आज़म सेकुलर थे। इस बात से उनको ये नहीं पता कि इससे हम शरीयत के निफाज के ऊपर ज़्यादा अच्छी मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आराम तलब तबीयत बन चुकी है। फिर आखिरी चीज़ ये है कि हमारे जो मजहबी जो लोग हैं उनका एक जहन बन चुका है कि वो ये बन चुका है जैसे हमने तहफ़्फ़ुज़ की एक चीज़ नफ्सियात पैदा हुई ना अंग्रेज़ी इस्तेमाल के बाद। हमने तहफ़्फ़ुज़ की नफ्सियात ये थी कि हमने मदारिस को, अपने दीन को महफूज बनाना है, मदारिस को महफूज बनाना है। जब आप माइक्रो लेवल पर चले गए तो फिर आपके नज़दीक माइक्रो इश्यूज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। सवाल ये मदारिस को खतरा क्या है और किससे है? मदारिस को खतरा लिबरल्स से है, वो जो इस वक्त आपके सामने लेफ्ट है। ये पूरे तौर पे इनको आप कैसे सेकुलरिज्म के अंदर डाल रहे पकड़ते हैं। इनके अंदर को जैसे रज़ा रब्बानी है पीपल्स पार्टी का, वो लेफ्ट वाली बातें करता है। पूरी पीपल्स पार्टी को आप कैसे कह रहे हैं? वो जो PTI है उसमें अली मोहम्मद खान है जो दुरूद शरीफ पढ़ के बात करता है, दूसरा बंदा फवाद चौधरी प्योर सेकुलर है, वो दोनों लेके चल रहे हैं इमरान खान अपनी जेब में। नवाज शरीफ है, उसके यहाँ परवेज़ रशीद था जो मौलवियों को गालियाँ देता था, और बाकी नवाज शरीफ के तो सारे मजहबी बातें करने वाले लोग, राना सना भी मौलवी भी तारीफ़ें करते रहते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बनी हुई है। इसमें कोई एक नहीं है कि एक आइडियोलॉजी फिट होती है। इसमें आप बंदा, भाई परवेज़ रशीद एक्सट्रीम सेकुलर था नवाज शरीफ के, बाकी नहीं थे। इधर फवाद चौधरी एक्सट्रीम सेकुलर है, अली मोहम्मद खान जो है वो अलग है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी एक्सट्रीम लेफ्ट है, पीपल्स पार्टी में मजहबी लोग भी हैं। ऐसे आपको MK में नजर आ जाएंगे। ये तो इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड पार्टीज़ हैं, ये कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है। पाकिस्तान में कोई नज़रियाती सियासत थोड़ी कर रहे हैं। नज़रियाती सियासत पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर पढ़ना शुरू हो चुकी है। मैं तो ये बता रहा हूँ, लेफ्ट इनको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पाकिस्तान में फ्रेम कर रहा है जिस तरीके से, और पाकिस्तान चूँकि रिवायती माशरत है, मजहबी है, यहाँ पर उनकी मार्केट भी बन सकती है, क्योंकि वो इस वक्त एक ऑपरेस्ट, देखिए मजहबी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता फ़ौज से मुतनफ़िर हो रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब जब वो फ़ौज से मुतनफ़िर हो रहे हैं तो इन्हें फ़ौज पर तनकीद मजहबी लोगों के यहाँ मिल रही है, लेफ्ट के यहाँ मिल रही है। इसका जवाब क्या है? इस्टेब्लिशमेंट पे अच्छी तनकीद कौन कर रहा है इसमें? मजहबी लोग अपने तनाजुर में कर रहे हैं रियासत में तनकीद जो होनी चाहिए। मजहबी लोगों को जो तनकीद मिल रही है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे, जो मजहबी लोग हैं वो उन्हें लेफ्ट की यहाँ मिल रही है। वो कहते हैं हमें उधर जाना पड़ेगा। इस वक्त का लेफ्ट वैसा एंटायर रिलीजन नहीं जैसे सिफ्त हसन वगैरह थी। इस वक्त का जो लेफ्ट है, आप अगर उनको पढ़ो, आप जो अम्मार अली जान की जो किताब है वो जो लम्स का है, 8 थीसिस ऑन अथॉरिटेरियनिज्म इन पाकिस्तान, उसमें वो ये बता रहे हैं कि हम तो TLP के लोगों को वेलकम करते हैं। उससे तो एक प्रोग्राम में ये गया कि TLP का बंदा एक दफ़ा आ चुका है हमारे पास। मैं तो बड़ा सुन के हैरान रह गया, मुझे यकीन नहीं आया, सच्ची बात है, मैं उसमें झूठ बोल रहा हूँ। वो कह रहे जमात इस्लामी के लोग हमसे रब्ता करते हैं कि भाई हम कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स वगैरह। मैं डॉक्टर मारंग बलोच है, जो सब कुछ है, देखो, और लोगों को ये चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं। अभी जो मुजाहरे हो रहे हैं, आप अपने मजहबी लोगों को कैसे रोकेंगे कि लेफ्ट मुजाहरा कर रहा है? आपका अपना फ्रेमवर्क क्या है? लोग आपका सर फाड़ देंगे इस मौके पे। उधर महाज लगा हुआ है, तुम लोग इधर बैठे से तनकीद ही करते रहते हो। लोग आपका सर फाड़ देंगे इस बात के ऊपर। आप बात तो करके देखेंगे किसी से, वो आपकी बात ही सुनेगा। वो कहेगा देखो इस प्रोग्रेसिव लड़के ने खड़े होकर कैसे जर्मन में, वैसे तुम्हारा कोई मजहबी आदमी है जो इस तरह की बात करे? एंटी इंपीरियलिज्म पर हम कर रहे हैं इस्तेमारी जो तनकीद इस्लामी तनाजुर में हो रही है, जो हम इधर कर रहे हैं अपने तनाजुर में रहिए, वो नहीं उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। जब आपके लोग इस तरह की तनकीद ही पेश नहीं कर रहे, तो जो आपका मजहबी तबका, अब आपका मजहबी, आपके मदारिस में ऐसा तबका पैदा हो चुका है आपके मजहबी तहरीकों में कि वो मुतनफ़िर है फ़ौज से, वो TLP के अंदर भी मौजूद है, लेकिन वो सुनेगा लेफ्ट को, वो मजबूर होगा उनको सुनने के ऊपर। और वो लेफ्ट अब ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि नमाज ना पढ़ो सब कुछ ना पढ़ो, वो तो कह रहे हैं सब कुछ करो। भाई मंजूर पश्तीन आया लम्स में 7-8 साल पहले, मंजूर पश्तीन, तो उससे एक लिबरल लड़की ने खड़े होकर सवाल पूछा कि भाई आपके जलसे में आप तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत तारीफ़ है,
लेकिन आपके जलसे में औरतें नहीं आती नज़र, पख्तून थे, आपके जलसे में औरतें नज़र नहीं आती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब हमने अपना सिलसिला बना रहे हैं। कोई इस तरह करके जवाब दिया कि आप फिक्र नहीं करें, हो जाएगा सारा मामला। भाई ये चीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो है, मैंने आपसे एक दफ़ा कही थी ना बात, कि मसला हमारा ये नहीं है कि हमारा ये गलत तासुर है कि लोग जमहूरी सियासत जो जो कर रहे हैं उसे वो करना भी नहीं आता, कि वो कम अज़ कम ये नोट कर ले आपको उसके लिए कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ेगी बुनियाद। अब हम देखिए, मैं अब जमात इस्लामी में मौलाना मौदूदी का लिटरेचर है ना, अब मौलाना मौदूदी के लिटरेचर में तरक्की का तो रद्द नहीं, तरक्की का रद्द है उसमें, आपने भी देखा होगा वो लिटरेचर। उसमें वो उनको ये लगता है, वो देखें बात सुने, हम प्राइमरी बुनियादों पर तो मगरिब को तनकीद मौलाना ने भी नहीं की, मौलाना की तनकीद भी ऊपर की बुनियाद पर थी। खुद वो अमली सियासत में भी आ गए थे आफ्टर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि पाकिस्तान ने कलमा पढ़ लिया तो हम भी हैं, ठीक है। कुछ उन्होंने भी अपने तौर पे सियासी तौर पे ऐसी चीज़ों से की थी जिनसे उन्होंने रुजू भी किया था, फातिमा जिन्ना की हिमायत वगैरह। तो क्या ये बुनियाद हमें फराहम नहीं करती कि आगे हम मौलाना मौदूदी की तमाम किताबों को पसी पुश डाल के अपने तौर पे सियासत करना शुरू करें? भाई मजहबी लोग तो इस बुनियाद पर इकॉनमी का जो अलग स्फीयर जो ख़ानदानी बुनियादों के ऊपर, आपके यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तहरीकात निचले लेवल के ऊपर मजहबी लोग चला सकते हैं, शरा इस्लामी को साथ बनाते हुए, अपना निज़ाम कज़ा साथ रखते हुए, उसको अलग नहीं करना, वरना फिर आप इन्वायरमेंटलिस्ट में रिड्यूस हो जाओ। उसको थोड़ा इन चीज़ों को, मेरा जो ख्याल है वो मजहबी जो आपकी सियासत को लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि वो फ़ौज से इतने मुतासिर हुए, वजह ये है। इसीलिए जब हम पहले बताते हैं ना कि पाकिस्तानियत का जो नोशन है, इससे आप निकलोगे तब जाके आप कोई सही तौर पर तनकीद कर पाओगे। मैं ऐसे कई दर्जनों लड़कों को जानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि जो बिल्कुल मजहबी होते हैं, कट्टर सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ होते हैं, वो जाके लेफ्टिस्टों की क्लासें लेते हैं कि यहाँ तनकीद मिलती है हमें। मजहबी लोग तो पिट्टूगिरी कर रहे हैं हमारे, ये कहते हैं वो लोग। ये जो बात आपके यहाँ पे हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर बात कही आपसे कि जो माहौलियाती तहरीक है, आप इसको फर्क कैसे करेंगे कि भैया आप इस्लाम की बात हो रही है या फिर देखिए लेफ्ट की बात है, राइट की बात देखिए है? उसमें तरीकाकार ये होगा, तो मिक्स हो जाती है। जब कोई बंदा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, जब कोई बंदा काम कर रहा होगा और वो रिलीजी, मिसाल के तौर पे सरमायादाराना निज़ाम पे अगर आप लेफ्ट हो, समझ लो आप लेफ्ट हो, ठीक है, आप सरमायादाराना निज़ाम पे जो तनकीद कर रहे हो वो बता रहे हो कि सरमायादाराना निज़ाम में मज़दूर के ऊपर क्या जबर होता है, और आप उस जबर को आइडेंटिफाई करने में लगे हो। आपकी तहरीक ये है, क्या तहरीक है आपकी? आपकी तहरीक ये है कि मजदूर को, मैं समझा रहा हूँ अमली तौर पर, आपकी तहरीक है, आपने कोई किसान पार्टी बनाई हुई है, कोई मजदूर पार्टी बनाई हुई है, जो सारा टाइम पाकिस्तान में बताती रहती है कि देखो मजदूरों के साथ क्या कुछ सलूक हो रहा है, फ़लानी जगह इतने मजदूर मर गए, फ़लानी जगह मजदूर जल गए, फ़लानी जगह बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक लेबर, ये लेफ्ट ये बात कर रहा है। मजदूरों के साथ कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं दी जा रही, मजदूरों पर जुल्म ढाया जा रहा है, और आप मलिक रियाज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, बड़े बड़े सरमाएदारों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक आप है, दूसरा बंदा जो मजहबी है वो सरमाएदारी पे क्या कर रहा है, वो बुनियादी तौर पे इस मजदूर की कैटेगरी पे एहतजाज कर रहा है। वो कह रहा है ये वेज लेबर जो सरमाया है, ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, उसकी बुनियाद आज़ादी, मसावत और तरक्की। वो यहाँ से बात शुरू कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है इल्मी तौर के ऊपर, इल्मी सतह के ऊपर, कि भाई मगरिब के अंदर जो कुछ भी आपके सामने जो तब्दीली आ रही है उसकी बड़ी वजह ये आइडियोलॉजीज़ है, ख़ानदान और रिवायती इज्तमाइयत को कायम करने के ऊपर तहरीक है उसकी। इसके लिए कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसका असल फोकस ये है कि अपनी कबायली माशरत को, ख़ानदान को कितना मजबूत किया जाए, और इकॉनमी को, फैमिली को, इकॉनमी को बाहर से लेके ख़ानदान तक कैसे लेकर आना, ये कलेक्टिविटी उसकी होनी चाहिए। देहात की सतह पे मुझे कैसे मजबूत करना है, मोहल्ले की सतह पर कैसे निज़ाम को लेकर आना, ये उड़ा देगा लेफ्ट कि तुम एक्सप्लॉयटेटिव हो, हम नहीं। आपको ये काम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमने एक नज़रियाती तौर पे तनकीद की, अब ये जो काम आपके, जो अमली काम करने वाला बंदा होता है ना, वो ज़्यादा सॉल्यूशंस लेकर आता है आपकी बुनियाद पे। हर बंदा हर काम नहीं करता कि वो A to Z आपको बताएगा, जो हमसे आगे लोग मुझे हल बताओ, प्रैक्टिकल नहीं बड़ा होता है। मैंने एक चीज़ का खाली एक फ्रेम बताया कि आपको किस चीज़ को करना पड़ेगा, उसके मुकाबले आपको फेमिनिज्म को उड़ाना पड़ेगा, फैमिली के ऑर्डर को उड़ा रही हैं ये सब चीज़ें, ख़ानदान की बुनियाद पर। आपको इस बुनियाद पर काम करना पड़ेगा, आपको इस बुनियाद पर अपने कज़ा का निज़ाम कायम करना पड़ेगा।
कुरान और सुन्नत को बतौर तौर पे बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ आपके तौर पर ये चीज़ होती है। जब आप इसके साथ कर रहे होगे काम, तो यकीनन उसके अंदर आके वो सारी गुफ्तगू आपकी सिमटती चली जाएगी। इन्वायरमेंट को अलग तौर पे आपको डील नहीं करना पड़ेगा, जिसके तरफ इन्होंने इशारा किया। भाई हमें इसको पहले देखना पड़ेगा कि मुझे हर बंदे को स्कूल में जाके क्यों दरख्त लगाओ। दरख्त लगाने में बुरा भी नहीं है, मैं कैंपेन भी चला सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर किसी चीज़ को चैलेंज करना होगा तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। लेफ्टिज्म पाकिस्तान में कर रहा है, ये हुकूक की सियासत नहीं है। ख़ानदान और कम्युनिटी की बात इसलिए हुकूक की सियासत उड़ जाती है, हमें इसको उड़ाना होगा हुकूक की सियासत, क्योंकि ये रिड्यूस करती है। हमें हिफ्ज़ मरातिब की बुनियाद के ऊपर इस चीज़ को लाना पड़ेगा। जब तक आपके यहाँ आज़ादी मसावात पे तरक्की तनकीद इस लेवल पर आम ना हो जाए कि भाई ये जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, इसी को कंटेस्ट करते हैं। इसके नतीजे में आप लोगों ने ये मसले पैदा किए, आप तनकीद करेंगे, उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है। और ये काम एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा। कि आप किसी को टास्क दे दें वो ये काम करना शुरू कर दे, वो ऐसे काम नहीं होगा कि आज आपने नईमुर रहमान साहब से कहा दूसरे दिन वो ये बात लेके पहुँच जाएंगे मार्केट। इसके लिए काम करना होगा, पहले चीज़ों को समझना होगा। कुछ लोग बढ़ेंगे आगे, फिर आगे बढ़ के काम करेंगे। उनके अंदर इस चीज़ के ऊपर अपनी जो उनकी तहरीकें हैं, उनके यहाँ लिखने वाले उनकी ज़बान में लिखें। बातिल पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजरियातों, अकायद और इक़दार पर हमलावर है, जिसकी वजह से मुस्लिम मुआशरों में अवामी राय राह हक से मुतज़लज़ल हो चुकी है। सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, एथियज़म और दीगर बहुत से नजरियात आलमी कुव्वतें बन चुके हैं। शऊर इंस्टीट्यूट एंड मीडिया नेटवर्क दर्द दिल रखने वाले मुसलमानों को दावत देता है कि हम सब मिलकर और अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए कुफ्र के सैलाब के सामने एक बड़ा बंद बांधने में अपना किरदार अदा करें। जरूर सब्सक्राइब कीजिए।